जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में हम लोग टेस्ट के माध्यम से फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों को बोला गया था 5 टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 690 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न टॉपिक वाइज डिस्कस किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से जो भी चीज़ आप पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो आपका एक तरह से तैयारी जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का बेसिक एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई बेसिक एक्सप्लेनेशन से भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं उसको पढ़िए और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आपको यह भी कहा गया था कि इस टेस्ट का अगर बेहतर लाभ उठाना है तो आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को आपको बनाना है और उसके बाद इस सॉल्यूशन वीडियो को देखना है। टेलीग्राम चैनल में ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिया गया है। टेस्ट 1 का भी उपलब्ध करा दिए थे और टेस्ट 2 का भी उपलब्ध करा दिए थे। टेस्ट 1 में भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टेस्ट 2 में भी हम लोग यहाँ पे 150 क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं जो कि फिजिक्स के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड है। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे और उसके बाद ये वीडियो को आप देख रहे होंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और जहाँ पे आप गलती कीजिएगा उसको आप सुधार लीजिएगा। तो इसी तरह से तो किसी टॉपिक में कमांड बनाया जा सकता है और नहीं तो केवल सॉल्यूशन वीडियो देखिएगा तो फायदा तो होगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना आप क्वेश्चन बना के देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि संबंधित है बल एवं गति के नियम से। पिछला वीडियो में भी बताया गया था इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। तो कुछ प्रश्न हम लोग पिछले टेस्ट में डिस्कस किए थे और आज जो है बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पे टेस्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत गति, बल और बलाघूर्ण, गति के नियम, सरल आवर्त गति और सरल मशीन और उत्तोलक हम लोग पढ़ते हैं। आज तीसरा चैप्टर भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, गुरुत्वाकर्षण, दाब और उत्प्लावकता। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो अगर कोई चट्टान में कोई व्यक्ति यहाँ पे हाथ मारेगा तो वो तो चोटिल होगा ही होगा। तो इसका रीजन क्या है वो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, गति। तो आपको पता होगा न्यूटन का तीसरा गति नियम कि अगर हम किसी के ऊपर बल लगाते हैं तो वापस वो वस्तु भी हम लोगों के ऊपर क्या लगाता है, एक प्रकार का बल लगाता है। इसी को हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है और बहुत आसान नियम है। उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट को ये तो याद रहता ही रहता है। तो इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु, अगर वस्तु का गति ही एक समान है यानी कि यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले ले तो 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से क्या सही होगा वो पूछा गया है। त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है, यानी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। सदैव त्वरित होगी और एक समान वेग रहेगी। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर किसी का गति यहाँ पे समान है तो वो क्या होगा, एक समान वेग से ही वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, वेलोसिटी से बढ़ेगा। त्वरण के लिए प्रति सेकंड आपका स्पीड में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलेटर आप जब खींचते हैं गाड़ी में तो स्पीड क्या होता है, लगातार बढ़ता है। यहाँ तो बोल रहा है कि स्पीड जो होगा या गति जो होगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो इसको हम कहेंगे एक समान वेग से रहेगी। तो इसमें भी कोई वैसा समझने वाला चीज है नहीं। हाँ, तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने वाला चीज है और इसमें मिस्टेक होने की भी संभावना है। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोलता है ए त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेशन के साथ m द्रव्यमान अर्थात m मास की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े में दागने पर इसका अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो मानिए चलिए यहाँ पे कोई गोली है, ये दागा जाता है और उसके बाद ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें ये लगता है। तो हम जान रहे होंगे कि इसका कुछ अपना संवेग होगा और इसका है ना, इसके ऊपर जब ये आपका लगेगा गोली तो इसका भी अपना कुछ एक क्या होगा, संवेग होगा। तो दोनों का संवेग जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एम भी प्लस यहाँ पे छोटा एम भी अगर हम ले लेते हैं तो ये जो है संरक्षित रहेगा। तो ये जो संवेग उत्पन्न हुआ है किसी न किसी बल से हुआ होगा। तो अगर वो बल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एम ए मान लेते हैं। तो एम ए यहाँ पे मान लेते हैं। तो इस बल के कारण जो संवेग उत्पन्न हुआ है वो कंजर्व रहेगा, मतलब है ना, वो संरक्षित, मतलब समझ रहे होंगे कि उसमें किसी तरह का कमी बेशी देखने को आपको नहीं मिलेगा। बस इसी में अंतिम वेग जो है वो भी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। v इक्वल टू यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा जो है वो आपका यहाँ पे एम ए कर यहाँ पे अति कर लेते हैं, एम यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा प्लस यहाँ पे स्मॉल एम हो जाएगा और उसके बाद यहाँ
एम ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे वी को यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो एम ए हो जाएगा और उसके बाद कैपिटल एम प्लस यहाँ पे एम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ कैपिटल एम है और यहाँ स्मॉल एम है, ये भी ध्यान देने वाला बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कैपिटल एम नहीं बल्कि स्मॉल एम है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बहुत लोगों को ये यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों का भी कैसे सेम हो सकता है। यहाँ पे हम कॉमन निकालें तो ये भी कैसे कॉमन हो सकता है, ये सोच रहे होंगे। तो इसका जो आइडिया है या हम जो जिस तरह से सोच के इसको बनाए हैं वो आपको हम बताते हैं। अगर सही लगे तो ठीक, नहीं तो इसका बेटर एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जब ये गोली का टुकड़ा इस लकड़ी में लगेगा तब, तो लकड़ी में जैसे ये लगेगा तो दोनों का स्पीड जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। और ये मान के हम यहाँ पे v को कॉमन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि ये इस जगह है और ये इस जगह है तब निकालना है। जब दोनों एक दूसरे में आ जाएंगे, यानी कि ये जो गोली है वो लकड़ी के टुकड़े में आ जाएगा, तब का यहाँ पे वेलोसिटी का बात किया जा रहा है। और उस समय दोनों का वेलोसिटी जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, इसलिए यहाँ पे v जो है हम कॉमन निकाले हैं। तो यही हमको यहाँ पे समझ में आया। अगर आपको लगता है ये इसमें और भी कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कोई दूसरा सॉल्यूशन वीडियो भी देख सकते हैं या बेटर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लेकिन हमको लगता है हम जो बता रहे हैं वो लगभग सही ही बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेप्य का कोण क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु को फेंका जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे ये जो जाके जहाँ पे गिरता है, अगर ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट में जा रहा है, तो ये जो रेंज गिरता है तो इसका जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर मैक्सिमम के तौर पे जानते हैं, रेंज के तौर पे जानते हैं। और ये जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा वो उसको एच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 गुना हाइट जो होगा वो कब होगा, और जब रेंज मैक्सिमम होगा तभी वो 4 गुना हाइट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुना हो तो प्रक्षेप्य का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 4h होना चाहिए, तब r मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो उस समय ये जो एंगल होगा यानी थीटा होगा वो कितना होगा। तो वैसे भी हम लोग जनरली रट लेते हैं कि 45 डिग्री में अगर आप किसी वस्तु को फेंकिएगा तो बहुत दूरी क्या करेगा, तय करेगा। तो कुछ तो या सबसे लंबा दूरी वो तय करेगा वो वस्तु, ये तो हम लोग रट लेते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला भी आप पढ़े होंगे टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4h/r मैक्सिमम। ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब r मैक्सिमम यहाँ पे लाना है तो इसका वैल्यू को आपको क्या करना होगा, 1, और 1 करने के लिए आपको कितना डिग्री रखना होगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसको ये बट्टा में है इधर ले आ जाएंगे तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r मैक्सिमम या इज इक्वल टू 4h। अब देखिए ये हो गया दोनों समान, तो इसको 1 करने के लिए हम लोग को 45 डिग्री यहाँ पे रखना पड़ता है, तभी r मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगा, 4h के बराबर। वही तो पूछ रहा है, अधिकतम ऊंचाई के 4 गुना है तो प्रक्षेप्य कोण है ना, क्षैतिज परास, सॉरी यहाँ पे देखिए क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का कितना गुना है, 4 गुना है। तो प्रक्षेप्य का कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 4h, यानी जो मैक्सिमम हाइट है उसका 4 गुना बटे आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम को 4 गुना अगर करना है तो 10 का वैल्यू 1 करना होगा। इस तरह से 10 का वैल्यू 1 करने के लिए 45 डिग्री रखते हैं, आर मैक्सिमम को इधर रख लेंगे और फिर इस तरह से हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा 4h, दोनों इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन का जो डिमांड है आपका पूरा हो जाएगा और आंसर जो आ जाएगा आपका 45 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन आभासी या छद्म बल है, स्यूडो फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अगर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको बताया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है वो एक प्रकार का स्यूडो फोर्स होता है। तो वही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जिसको हम लोगों को सही आंसर मानना है। पहला है ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, तीसरा है अपकेंद्रीय बल यानी कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मजबूत परमाणु बल। तो आपको बताया गया जैसे कि अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग छद्म बल या स्यूडो फोर्स के नाम से यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। घर्षण का कारण दोनों सतहों के संपर्क में घर्षण कभी लगता है, फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सतह यहाँ पे ज्यादा रुखरा रहेगा तभी तो फ्रिक्शन होगा। अगर सतह में कोई रुखरापन होगा ही नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। जैसे बर्फ में चलना, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, बर्फ में चलना थोड़ा सा कठिन होता है और सड़क में चलना थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में चिकनाहट ज्यादा होता है और वहां घर्षण नहीं लगता। जहां घर्षण नहीं लगेगा वहां पे चलना मुश्किल होता है। जैसे बाथरूम वगैरह में पानी जहां ज्यादा जमता है वहां देखिए हम लोग बोलते हैं
ही जम गया और वहाँ चलना जो है मुश्किल होता है बहुत जल्दी हम लोग क्या हो सकते हैं, वहाँ पे गिर सकते हैं। तो यही कारण है कि जहाँ पे रूखापन होता है वहाँ पे हम लोगों को चलना आसान होता है और वहीं पे घर्षण बल काम करता है बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अनियमितता, दूसरा ऑप्शन है चिकनाहट, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और चौथा ऑप्शन है अंतराल। तो आपको पता होगा कि अनियमितता है वही रूखापन को ही अनियमितता यहाँ पे बोल रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम दूरी को यहाँ पे s मान ले तो वो किसके समानुपाती होगा, टाइम के समानुपाती होगा, जैसे भी t के क्या होगा वर्ग के समानुपाती होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछा जा रहा है, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, अचर होगा। एक फार्मूला है जो कि जहाँ तक हमको समझ में आया है उस अनुसार आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, a=v-u/t। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हर कोई को आता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से मान के चले कि यहाँ पे वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अगर डिफरेंस निकालिएगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का, तो आपको डेल्टा v मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी ही मिलेगा। यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे 40 अगर रखते हैं और यहाँ पे अगर 10 भी मान लेते या 0 भी मान लेते तो डिफरेंस जो 30 आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आएगा। तो ये वेलोसिटी को हम डेल्टा v मान के चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे t ले लेते हैं। अब यहाँ पे रिलेशन क्या बताता है कि जो दूरी है और समय के बीच का रिलेशन है, तो ये तो चाल है और चाल है, तो यहाँ पे चाल को हमको कहीं ना कहीं दूरी से रिलेट करना होगा या दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे डालना होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी को अगर हम यहाँ पे s ले ले और समय को यहाँ पे ले ले t, तो इस तरह से s/t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s बाई, यहाँ ऑलरेडी पहले से t था और एक t और यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे a क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। यहाँ पे t को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और s कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम s को समानुपाती हम कर सकते हैं t², यानी तय की गई दूरी समय के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो जब इसके समानुपाती है तो a जो रहेगा वो क्या रहेगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू कम बेसी नहीं होगा। तो इस अनुसार से हमको समझ में आया, तो इस अनुसार से हम आपको बता दिए। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर मेरे अनुसार हमको लगता है, ऐसे ऑप्शन डी ही दिया है। एक्सप्लेनेशन हमको ये समझ में आया तो जो कि हम आपको बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किसी वस्तु को द्रव्य में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऊपरगामी या ऊपरी जोर कहते हैं, जिसको उत्प्लावनता बल के नाम से, उत्प्लावन बल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगला देखते हैं, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। इस तरह से अगर मथिएगा दूध को तो मलाई जो है वो दूध से क्या हो जाएगा, अलग होगा। ये क्या होता है। सो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये संबंधित क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तौर पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए बोलता है गुरुत्वाकर्षण, ये बिल्कुल नहीं होगा। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल दिया है तो सेंट्रीपिटल नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा, अपकेंद्रीय बल। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण बल नहीं होगा। दूध से मलाई का विक्षेपण, ये तो फिर से सेम टू सेम वही हो गया, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा किसकी प्राप्त होती है, तो इसको तो कौन नहीं जानता है ना, जड़त्व का नियम, जिसको गैलीलियो का जड़त्व के नियम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ये बल का परिभाषा जो है वो भी हमको यहाँ से मिलता है। तो जड़त्व के बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है न्यूटन के प्रत्यय नियम से, जो कि गैलीलियो के जड़त्व का नियम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी से एक व्यक्ति, मतलब रेलगाड़ी का स्पीड जो है मान के चलिए यहाँ पे अगर 30 मीटर प्रति सेकंड मानते हैं तो वो स्पीड है, एक समान चाल है। एक व्यक्ति किसी एक गेंद को गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा पर्यवेक्षक, मतलब प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति अगर उसको देख रहा है तो इसका निरीक्षण करता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षित पथ क्या होगा, यानी वो जो गेंद उसको गिरता हुआ दिखाई देगा वो किस पथ में दिखाई देगा। तो ये पैराबोलिक पथ में दिखाई देता है। और ये चीज़ हम लोग जब पैराबोलिक गति के बारे में पढ़ते हैं या पैराबोलिक से संबंधित जो भी स्पीड वगैरह सब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये सब एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये दोलन गति तो बिल्कुल नहीं होगा, घूर्णन है ना, ये दोलनकारी तो होगा नहीं, दोलनकारी रूपांतरित भी नहीं होगा, केवल रूपांतरित भी नहीं होगा, ये होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी, रूपांतरित और घूर्णन दोनों गति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैलगाड़ी के चक्के में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया है,
उच्च द्रव्यमान वाले एक टेनिस का बॉल, यहाँ पे टेनिस का बॉल और एक क्रिकेट के गेंद को समान वेग से फेंका जाता है। अब यहाँ पे उच्च द्रव्यमान बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि दोनों का बराबर है कि आपका कम बेशी है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं टेनिस का बॉल वैसे भी छोटा रहता है तो इसका मास जो होगा वो कम होगा, और क्रिकेट का बॉल जो होता है थोड़ा बड़ा होता है तो इसका मास जो होगा वो अधिक होगा। ये हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ उच्च द्रव्यमान बोला है, समान द्रव्यमान नहीं बोला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, समान वेग से भेजा जा रहा है। अगर वेलोसिटी टेनिस का भी है तो क्रिकेट का भी क्या होगा, भी ही होगा। तो यहाँ पे एम भी मान लेते हैं और यहाँ पे भी एम भी मान लेते हैं। तो किसी गेंद को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की, मतलब यहाँ पे क्रिकेट की गेंद को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होगी वो पूछा गया है। अधिक बल की, कम या न्यून बल की, समान बल की, अनंत बल की। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी तो सेम है, मास में डिफरेंस है। इसका मास जो है क्रिकेट का गेंद वाला का ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटम हम कह सकते हैं इसमें ज़्यादा है। मोमेंटम जिसका ज़्यादा होगा उसको रोकने में आपको ज़्यादा बल भी क्या करना होगा, लगाना होगा। तो इस तरह से अगर क्रिकेट का गेंद को अगर आपको रोकना है तो बल भी क्या लगाना होगा, अधिक लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है वो ज़्यादा है। आगे बोलता है एक साइकिल को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए। अगर कोई साइकिल इस तरह से घूम रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसको किधर झुकना चाहिए? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अंदर की ओर उसको क्या करना होगा, झुकना होगा। बाहर की ओर झुकेगा तो फिर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, केंद्र की ओर, केंद्र के विपरीत। तो ये कभी आप साइकिल भी चलाए होंगे मैदान में तो अपने आप एहसास होता होगा कि जब हम घूमते रहते हैं तो उस समय थोड़ा सा केंद्र की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। अगर कोई वृत्तीय पथ पर है तो वो किस चीज़ का उदाहरण है, वो चार ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं और चार में से सबसे बेटर ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक समान वेग और चर त्वरण, उसके बाद है एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर त्वरण करके यहाँ पे देता है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, एक समान गति होगा। यानी कि अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं 30 मीटर प्रति सेकंड भी अगर हम मान लेते हैं तो 30 मीटर प्रति सेकंड आपका गति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चर वेग है, चर कहने का मतलब है वेरिएबल, तो वेग जो होगा वेरिएबल। अब वेग जो वेरिएबल हो रहा है उसका रीजन क्या है? आप हम ये बोल रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड से ही आपका कांटा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो चर कैसे हो जाएगा? चर इस संदर्भ में होगा क्योंकि जब वृत्तीय गति में हम घूमते रहते हैं तो पर सेकंड आपका टाइम डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो डायरेक्शन के टर्म में हम बोलते हैं कि वेग जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है, ना कि मैग्नीट्यूड के संदर्भ में। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, आपका गाड़ी का कांटा 30 मीटर प्रति सेकंड ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन। और डायरेक्शन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वेग जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि वेरिएबल होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण कोण और अभिसयन कोण, जिसको स्टीप एंगल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, कोण क्या होते हैं? तो अगर घर्षण चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है? ये शायद पिछले टेस्ट में भी हम लोग बताए थे, रेखीय संवेग संरक्षण। शायद क्या ये हम लोग डिस्कस किए ही थे। एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर टुकड़ा में धंस जाता है। इस प्रक्रिया में किस भाग या संरक्षण राशि का संरक्षण होता है? अभी आपको बताया गया था गोली का टुकड़ा वाला कि गोली का टुकड़ा अगर किसी लकड़ी पे लगता है तो यहाँ पे जब वो टुकड़ा पहुंचेगा तो दोनों का संवेग जो रहेगा वो संरक्षित रहेगा। तो इस तरह से, और उसी तरह से हम लोग वहाँ पे v निकालने का क्या किए थे, प्रयास किए थे। तो यहाँ पे भी वही बात रहेगा, संवेग जो रहेगा वो क्या रहेगा, संवेग और गतिज ऊर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संवेग केवल और केवल जो है वो संवेग ऊर्जा संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा तो चेंज हो जाएगा। जैसे लकड़ी गोली जो है यहाँ पे पहुँचेगा, वेलोसिटी तो इसका बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी जो बिल्कुल भी नहीं था वो है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लकड़ी का। तो इस तरह से यहाँ पे केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जल की सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है जब इसे हल्के से जल की सतह पर रखा जाता है? मतलब अगर हल्का सा इस तरह से जल का सतह यहाँ पे लोहा का सुई अगर रख दिए तो जल्दी डूबता नहीं है, मतलब बहुत धीरे से पूरा उसको सुला के अगर हम रख दें, सीधे सीधे मतलब खड़ा अगर ना डाले तो एरिया को बढ़ा के अगर हम डालें तो वो जो होता है थोड़ा देरी के लिए तैरता है और उसके बाद वो डूब जाएगा ही। तो इस तरह से ये जो काम करता है वो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन काम करता है। सरफेस टेंशन वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब एग्जाम्पल जो है आपको पढ़ने को मिला होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो उसके आयतन के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ भार उर को नहीं होता। वैसे भी हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे क्या कर रहा है, डूबा हुआ है, और उसके बाद समान आयतन का जल को वो क्या करता है, निकालता है। और हम जानते हैं कि नाव जो है उसके अंदर तो
निचला पोर्शन में जो रहता है वो खाली स्थान रहता है, वायु भरा हुआ रहता है। तो डेंसिटी इसका क्या हो जाता है, आपका डेंसिटी जो रहता है कम होता है। पानी को अगर हम निकालते हैं और उसके बाद तौलते हैं तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका वेट जो होता है ज़्यादा निकलता है, और वेट ज़्यादा निकलने के कारण ये ऊपर की ओर क्या करता है, उत्प्लावन बल लगाता है और इसको डूबने नहीं देता है। ये सब सारा चीज़ आपको उत्प्लावन वाला चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आप पढ़ रहे होंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं आप पढ़े हुए हैं, केवल थोड़ा बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ आप भूल रहे होंगे तो वो याद हो जाए। एकदम नया अगर ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। अगर एकदम बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये अभी सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो चैप्टर होगा, जो भी आपके पास सोर्स होगा, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप पहले भी देखे हुए रहिए तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि आप जब टॉपिक पढ़िएगा तो आपको आइडिया होगा किस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीज़ों को पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि 22 जो है वो क्या यहाँ पे बोल रहा है। बोलता है बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे ग्लास के टुकड़े को अंत मतलब उसके अंदर जो है स्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है। यदि बर्फ गलती है तो जल का सतह क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, समान बनी रहेगी, पहले घटेगी और उसके बाद बढ़ेगी। हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास करते हैं। पहले इसको हम पॉज करके इसको मिटाते हैं और उसके बाद बताते हैं। देखिए कुछ बेसिक हम मान के चल रहे हैं आपको आता है। ये तो आप पढ़े होंगे कि एक गिलास है और यहाँ पे भरा हुआ पानी, इस गिलास में पानी जो है भरा हुआ है और यहाँ पे बर्फ़ जो है यहाँ पे तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का लेयर यहाँ पे बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा ये पूछा जाता होगा। तो आप लोग यहाँ पे बोलते होंगे कि पानी का लेयर ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब वो जो है गिलास में ही क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा, पानी बाहर निकलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप पढ़े हुए होंगे। और ये पढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पे ये बताएं कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है और ये बर्फ़ का टुकड़ा है और यहाँ पे अंदर में ही ये कांच का टुकड़ा है। अब आपको ये तो पता होगा कांच का जो टुकड़ा होगा, कांच का टुकड़ा का जो घनत्व होगा वो तो ज़्यादा होता है, पानी के बर्फ़ के तुलना में इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बर्फ़ का घनत्व जो होगा वो क्या होगा, आपका बर्फ़ का घनत्व जो होगा वो आपका कम होगा। अब जिसका घनत्व कम होगा उसका आयतन तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। आयतन अगर यहाँ पे अगर हम कहें उसका ज़्यादा होगा। आपको ऐसे भी देखिए रुई का घनत्व क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी कम होता है। तो एक किलो भी अगर तौल दीजिएगा तो बहुत जगह घेर लेगा। वहीं लोहा जो है उसका डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो 1 किलो अगर आप उसको तौलिएगा तो बहुत छोटा जगह में वो आ जाएगा। तो इसीलिए जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है उसका आयतन जनरली जो रहता है यहाँ पे वो क्या रहता है, आपका कम रहता है, और जिसका घनत्व कम रहता है उसका आयतन ज़्यादा रहता है। तो बर्फ़ का आयतन यानी वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो जगह क्या करेगा, ज़्यादा घेरेगा। और इसका घनत्व जो रहता है वो कम रहता है तो ये ज़्यादा रहता है कांच का, तो ये कम जगह घेरेगा। अब मान के चलिए इस कांच के टुकड़े के जगह में यहाँ पे बर्फ़ होता तो ये ज़्यादा जगह घेरता, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, कम है। तो ये ज़्यादा जगह यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम दूसरा कलर यहाँ पे ले लें, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आया तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसका बेटर एक्सप्लेनेशन आप को लगेगा कहीं और मिल जाता है तो वहाँ पे देख सकते हैं। मान चलिए बर्फ़ इतना जगह क्या करता है, इसको घेरता। अब बर्फ़ रहता है तो इतना जगह घेरता, कांच है तो इतना छोटा सा जगह घेर रहा है। अब आपको फिर से वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, अगर बर्फ़ रहता, केवल बर्फ़ रहता तो और यहाँ पे तैरते रहता तो इसका लेयर ना तो घटता ना तो बढ़ता, वहीं क्या रहता, मेंटेन रहता। तो जब सोचिए कि इतना बड़ा जगह को घेरता तब मेंटेन रहता, तो अभी तो कम जगह घेरे हुए है, तब उसका लेयर क्या हो जाना चाहिए, नीचे चला जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हम बोले कि बर्फ़ का ये पूरा टुकड़ा रहता और यहाँ पे तैरते रहता और ये पूरा पिघल जाता तो इसका लेयर में किसी तरह का कमी बेशी नहीं होता। अब इसके जगह यहाँ कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा इतना बड़ा जगह नहीं घेरेगा बल्कि इतना छोटा सा जगह घेरेगा, और छोटा सा जगह घेरेगा तो यहाँ पे जो जगह ये नहीं घेरा उसके कारण डेंसिटी तो उतना ही है, मतलब ज़्यादा है, और यहाँ पे जगह क्या कर रहा है, कम घेर रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे इतना जगह पहले क्या रहता, बर्फ़ रहता और बर्फ़ पिघल के पानी में बदल जाता, तो इतना जगह तो बर्फ़ यहाँ पे रहा नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेयर जो है नीचे चला जाएगा। अगर समझ में आया तो ठीक, और नहीं तो इसको आपको लगता है अलग से कोई वीडियो देखना है जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया होगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के साथ बताया गया होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट भी आप उसको देख सकते हैं। आंसर आपका यही देता है। तो यहाँ पे देगा कि इसका जो लेयर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि फिजिक्स जो होता है जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आता है, या समझ में आ भी जाए तो थोड़ा सा ना अटपटा लगता है।
तो इसीलिए कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन का हम बार बार कह देते हैं कि बेटर एक्सप्लेनेशन देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कहते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। हो सकता है बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं किसी वीडियो में दिख जाए, या किसी जो थ्योरी वाला चीज़ है वहाँ पे आपको पता चल जाए, थ्योरी वाला चैप्टर जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ आप इसको पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाए। जहाँ से भी क्लियर हो वहाँ आपको क्लियर करना है। मेन है किसी भी टॉपिक में आपका कमांड बनाना, चाहे वो कहीं से भी बन रहा हो। एक ही है ना सोर्स को आप फॉलो करिए, कोई जरूरी नहीं है एक सोर्स से अगर कहीं पे कमांड नहीं बन रहा है तो दूसरा सोर्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित रोधक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया जो हो गया, या हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हो गया, वो पास्कल के नियम से काम करता है। पास्कल का नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो वैसा भी ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रहा है पास्कल का नियम है, तो आंसर जो हो जाएगा पास्कल का नियम हो जाएगा। यहाँ बर्नौली लॉ या यहाँ पाउडली सिद्धांत या आर्किमिडीज सिद्धांत यहाँ पे काम नहीं करता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है, क्यों? तो आपको पता होगा कि जल का घनत्व ज़्यादा होता है और तेल का घनत्व जो होता है वो आपका कम होता है, और इसी के कारण यहाँ पे वो जो होता है वो ऊपर की ओर फैल जाता है, क्योंकि वो नीचे डूबने नहीं सकता है। उसका घनत्व कम होने के कारण वो डूब नहीं पाता है तो पूरा जल में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो देखिए चार ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन कौन होता है उसको पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तेल जल से हल्का होता है, ये बात तो सही है। तेल की श्यानता अधिक होती है, तेल जल में मिश्रित नहीं होता, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। होने का तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कम होने के कारण वो क्या होता है, पूरे जल में फैल जाता है। एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव के उच्चतम से निम्नतम बहाव के गुण के कारण, केशिकत्व क्रिया के द्वारा, और कैपिलरी थ्योरी इसको बोलता है, बर्नौली सिद्धांत, और द्रव की श्यानता। तो यहाँ पे देखिए बोलता है बहुत सारा चीज़ों के कारण जो फाउंटेन पेन है वो काम करता है, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इस चार ऑप्शन में जो आंसर भी दिया हुआ था वो केशिकत्व ही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा गुरुत्व बल भी यहाँ पे काम करता है। जब आप लिखते हैं तो पेन का जो इंक है वो नीचे की ओर आता है, तो गुरुत्व बल भी यहाँ पे काम कर रहा है, गुरुत्व बल भी काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सहसंजक और आसंजक बल का काम करता है, जिसमें आसंजक एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आसंजक बल जो होता है वो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इंक, यहाँ पे कोई है और यहाँ पे एक पेपर है, तो इंक का जो कण है और पेपर का जो कण है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या ये इसमें चिपक जा रहा है। तो ये जो बल लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, आसंजक बल। तो ये भी एक तरह से काम करता है, और इसीलिए यहाँ पे फाउंटेन पेन जो होता है वो लिखता है किसी कागज पे। तो ये तो कागज में लिखने के लिए है। तो फाउंटेन पेन जो है वो सिद्धांत किस पे काम कर रहा है, मेनली यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं केशिकत्व। यानी कि केशिकत्व, ये कैपिलरी क्या होता है, एक छोटा त्रिज्या वाला एक पाइप जैसा होता है, जिसमें या तो लिक्विड ऊपर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। जैसे पेन के बारे में बात करें तो ये जो इंक है वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और वही चीज़ अगर तेल में अगर हम ले ले, तेल का बाती अगर ले ले तो नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर बी होगा। सेविंग ब्रश के रेसे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं। तो देखिए सेविंग ब्रश को निकालिएगा तो चिपक जाता है, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, प्रत्यास्था या घर्षण है। तो ये भी आप लोग पढ़े होंगे, पृष्ठ तनाव जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वो सब एग्जाम्पल सीधे सीधे यही सब एग्जाम्पल से आपको समझाया जाता है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, ये सब सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? ये भी पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर से संबंधित है और वहाँ पे बहुत बेटर तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर बता देते हैं, पृष्ठ तनाव। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कम जोर जो बल है वो कौन सा है? मतलब जितने भी फोर्स है उनमें सबसे कमजोर फोर्स कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, स्थिर विद्युत बल होता है, चुंबकीय बल होता है, नाभिकीय बल होता है। तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत नगण्य होता है, इसीलिए तो हम लोग एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हर इंसान दूसरे को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। बहुत ज़्यादा मास होगा किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, तभी वो दूसरे चीज़ को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, इतना बड़ा बॉडी होता है तब अट्रैक्ट करता है, और उसका है ना अट्रैक्शन आपको दिखाई या अनुभव हो पाता है। और छोटा बॉडी में अनुभव तो होता ही नहीं है, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। वही चीज़ चुंबक आप देख लीजिए, इतना छोटा सा भी रख दीजिएगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसलिए सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है। कठोरता का मापक का अनुपात क्या है?
है। मतलब अगर आपको किसी का हार्डनेस जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही मिल रहा है, लंबवत प्रतिबल और लंबवत विकृति। यहाँ पे अनुदैर्ध्य, यहाँ पे प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से जानते हैं। विकृति वाला टॉपिक आपको पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा आया था, जब हम यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बोला गया था इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का मीटर अगर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से प्रतिबल में F/A होता है, इसका तो अपना यूनिट होगा। तो इस तरह से इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी से हमको कठोरता होता है या हार्डनेस पता चलता है, और इसी को हम लोग यंग मॉड्यूलस कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, हीरा जो है सबसे कठोर दम में माना जाता है। तो इस तरह से यंग मॉड्यूलस के माध्यम से हम पता करते हैं कि कौन वस्तु जो है वो कठोर है और कौन वस्तु जो है वो कम कठोर है, या है ना मुलायम हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोहे से बना गोला जब पारे में भरे बर्तन में डुबाया जाता है तो क्या होगा, पारे में डूब जाएगा, पारे की सतह पर तैरेगा, अंशतः डूबेगा, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलता है कि जो लोहा है, लोहा का अगर घनत्व है, अगर इसका डेंसिटी अगर आप देखिएगा तो लोहा का घनत्व अगर चेक कीजिएगा तो 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर टुकड़ा लीजिएगा तो लगभग 7 ग्राम के आसपास लोहा आएगा। लेकिन वही चीज़ अगर पारा देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर ग्राम अगर इसको लीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम लीजिएगा, टुकड़ा लीजिएगा, तो यहाँ पे इसका जो वेट आएगा वो लगभग 13.59 ग्राम के आसपास यहाँ पे, या 13.5 ग्राम के आसपास आएगा पर सेंटीमीटर क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक टुकड़ा है, दोनों का टुकड़ा लीजिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। पारे को तौलिएगा तो 13 ग्राम के आसपास निकलेगा, 13.5 ग्राम के आसपास, और लोहे का जो वेट निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका मतलब 7.8 है, मतलब 7.5 ग्राम मान के चल लीजिएगा। तो इसका डेंसिटी कम है, और हम जानते हैं जिसका डेंसिटी कम होता है वो डूबता नहीं है बल्कि क्या होता है, तैरता है। और इसीलिए पारे में ये डूब नहीं जाएगा, पारे की सतह पर ये क्या करेगा, तैरेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सबसे बेटर ऑप्शन है। जैसे कि होता है ना कि अभी तेल तैर रहा था, तो तेल क्यों तैर रहा था, क्योंकि उसका घनत्व तो कम था और वो पृष्ठीय तनाव के कारण भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट पड़ता है, इसके कारण वो क्या कर रहा था, तैर रहा था। तो मेनली यहाँ पे घनत्व पे डिपेंड करता है कि कोई वस्तु कहीं पे तैरेगा या नहीं। अगर ज़्यादा घनत्व हो गया तो वो डूब जाएगा, और बराबर हो गया तो डूब के तैरेगा, और कम घनत्व हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, नहीं डूबेगा, वो ऊपर तैरता रहेगा। उत्प्लावन वाला चैप्टर में ये सब सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपको बोला जाता है सीलन युक्त या गीले कपड़े को सुखाने की मशीन किस क्रिया द्वारा सूख जाते हैं। मतलब यहाँ वॉशिंग मशीन के बारे में बात किया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस बल के कारण यहाँ पे कपड़ा को सुखाता है। तो आपको पता होगा वॉशिंग मशीन जब कपड़ा डालते हैं तो जैसे वॉशिंग मशीन को स्टार्ट किया जाता है, जो ड्रेन रहता है, ड्रेन करने वाला रहता है, उसमें अगर आप देखिएगा तो कपड़ा बाहर की ओर क्या होता है, फिकाता है। और जब बाहर की ओर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कपड़ा यहाँ छोटा छोटा छिद्र बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे कपड़ा तो बाहर नहीं जाता है, लेकिन कपड़े में जो पानी रहते हैं वो बाहर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब भी यहाँ पे केंद्र से दूर की ओर अगर कोई जा रहा है तो उसमें कौन सा बल काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगल है। अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। यहाँ सॉरी अभिकेंद्रीय बल है और यहाँ पे क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ये सेंट्रीपिटल है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अब 32 नंबर यहाँ पे देखते हैं। 32 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है। मतलब सरफेस टेंशन का क्या रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो पूछा जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, स्याणता है, कोशिकत्व क्रिया है और विकिरण है। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन केशिकत्व क्रिया होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बांध की दीवार का आधार यानी बेस तो वैसे भी बांध का ही क्या कहिए, आप अगर बिल्डिंग में बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बेस जो होता है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बेस में क्या करता है, ज़्यादा लोड पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे बेस को हम लोग थोड़ा चौड़ा करते हैं। और ये चीज़ पढ़ाई के संदर्भ में भी हम बात करते हैं कि जिसका बेस अच्छा रहता है वो आगे जाके बहुत मतलब आसानी से चीज़ों को समझ सकता है, और बेसिस जिसका कमजोर है उसको आगे कोई भी चीज़ समझने में बहुत परेशानी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इससे गहराई के साथ सहनीय प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। मतलब जो प्रतिरोध हो रहा है इस पानी में, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दबाव पड़ रहा होगा, उस दबाव को झेलने के लिए बनाया जाता है चौड़ा आधार। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं। 34 बोलता है निम्नलिखित में किस द्रव की स्यानता अधिक होगी, विस्कोसिटी। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले पढ़ते हैं ना, तेल, दूध, जल और पेट्रोल। आपको पता होगा तेल का घनत्व तो कम है लेकिन विस्कोसिटी इसका ज़्यादा है, और ये चीज़ हम गूगल में भी सर्च करके देखे थे। हमको लगा था कि हमको भी लग रहा था कि यहाँ पे इसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए क्योंकि घनत्व तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, विस्कोसिटी तेल में ज़्यादा होता है। ये गूगल भी आप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे तेल
तेल दिया हुआ है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका तेल हो जाएगा। अब अपमार्जक यानी जिसको हम लोग डिटर्जेंट या कहते हैं कि मिलाने पर जल का पृष्ठीय तनाव क्या होता है। तो जल का पृष्ठीय तनाव अगर यहाँ पे बढ़ेगा तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव यहाँ पे घटना चाहिए, सॉरी घटेगा, तब तो कण जो है एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, और कण दूर जाएंगे तो जो गंदगी है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्या होगा, घटेगा होगा। देखिए पृष्ठीय तनाव मतलब क्या होता है, एक कण दूसरे कण को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पृष्ठीय तनाव ज़्यादा होगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो कम यहाँ पे पृष्ठीय तनाव होगा। तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो इसके बीच का गंदगी बाहर निकलेगा कैसे, इसीलिए एक दूसरे से ये क्या करेगा, दूर भागेगा, तो बाहर वाला आराम से यहाँ पे गंदगी निकल जाएगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्तिका या दिया की बाती तेल के ऊपर चढ़ने या उठने का कारण क्या है। तेल का घनत्व है, तेल की श्यानता है, तेल का पृष्ठ तनाव है, तेल का दबाव है। देखिए केशिकत्व का क्रिया भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे केशिकत्व ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो पृष्ठ तनाव इसका है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मान के हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव इसका कम रहता है, इसलिए उसका बाती में वो आराम से क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, यह एक सामान्य शीशे ट्यूब और एक ग्लास शीशा, ग्लास जिसको शीशा बोल रहा है, केशिका ट्यूब दोनों को जल में बर्तन में डुबाया जाता है, तो जल के स्तर किस में बढ़ेगा, ऐसा करके यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है दोनों में बढ़ेगा। जब दो छड़े, एक तांबा हो और दूसरा क्या हो, इस्पात या स्टील की छड़ हो, को पानी में डुबाने पर समान उत्प्लावनता या उठाव बल का अनुभव करता है, तो दोनों क्या रखती है। मतलब दोनों में उत्प्लावन बल जो है वो समान है, चाहे वो तांबा का हो चाहे वो स्टील का हो, तो दोनों में क्या सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत से कोई वस्तु डुबाया जाता है तो वो अपने वॉल्यूम के अनुसार ही क्या करता है, पानी को विस्थापित करता है। जितना पानी विस्थापित करेगा उसका जो भार होगा उसी भार के अनुसार वो ऊपर की ओर क्या करता है, बल लगाता है एक प्रकार का। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि स्टील और छड़ दोनों पानी में डुबाना समान उत्प्लावनता होगा, तो समान उत्प्लावनता होगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि समान रूप से पानी को डिस्प्लेस किया गया होगा। अगर 1 लीटर यहाँ पे पानी डिस्प्लेस हुआ तो स्टील वाला में भी 1 ही लीटर हुआ होगा, और इसीलिए दोनों जो है समान रूप से फोर्स यहाँ पे डब्ल्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे या उत्प्लावन बल अगर लगाया जा रहा है तो डब्ल्यू या जो भी आप मान लीजिए आर, अगर इसको मान लीजिए तो ये ऊपर की ओर क्या करेगा, लगाएगा। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं समान आयतन का, क्योंकि जब तक आयतन समान नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेम आयतन का आपका कह सकते हैं पानी डिस्प्लेस नहीं होगा। जब तक सेम आयतन का पानी डिस्प्लेस नहीं होगा तब तक प्रतिक्रिया बल सेम लग नहीं सकता है। और यहाँ पे बोल रहा है समान उत्प्लावन बल, यानी आर को अगर इक्वल करना है तो वॉल्यूम भी आपको क्या करना होगा, इक्वल। और वॉल्यूम इक्वल करने के लिए इसको मानना ही पड़ेगा कि आयतन जो है वो दोनों का क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा, तभी दोनों डिस्प्लेस किए हैं बराबर वॉल्यूम के पानी। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्थिर या घूर्णी चरखी का प्रयोग कुआं के जल निकालने के लिए किया। पहले घिरनी, हम लोग यहाँ पे कुआं जैसे रहता तो यहाँ पे घिरनी रहता था और इस तरह से रस्सी डाल के यहाँ पे क्या किया जाता था, निकाला जाता था। तो ये क्या काम करता है वो चीज़ आपको पूछा गया है। 100% दक्षता, वेग अनुपात कम है, उच्च यांत्रिक लाभ है, बल सहज सुविधाजनक दिशा में आरोपित होती है और इसी के कारण यहाँ पे हमको कम ताकत लगाना पड़ता है। तो ये सरल मशीन का एक उदाहरण है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे बॉल पेन कार्य करने का सिद्धांत है। तो बॉल पेन जो काम कर रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है अभी आपको फाउंटेन पेन के बारे में बताया गया, कुछ इसी प्रकार के है ना कार्य आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो विस्कोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम नहीं करेगा, बॉल का नियम तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा यहाँ पे गुरुत्व बल क्या कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है तो पृष्ठ तनाव यहाँ पे हो सकता है। पृष्ठ तनाव यहाँ पे हम किसके संदर्भ में मान के चल रहे हैं, क्योंकि आंसर यही दिया हुआ है, कभी कभी समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट जो है, एक से ज़्यादा आंसर भी हम लोगों को लगता है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, कागज में लिखने के संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है। तो कागज में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो इंक का अणु है और जो पेन का जो कागज का जो अणु है, दोनों के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी असंजक बल ज़्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पे हम किसी चीज़ को लिख पा रहे हैं। तो ये पृष्ठ तनाव का हम लोग एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं, वो आपका बॉल पेन है। तो ऑप्शन डी हमको लग रहा है बेटर ऑप्शन है। आप इसको क्रॉस चेक करना चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में डी ही सबसे बेटर यहाँ पे लग रहा है और ये आंसर दिया भी गया था। मिट्टी के जड़ के रेशो तक जल पहुंचने का कारण क्या है। मिट्टी से जड़ के रेशो तक, मतलब यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे अगर इसका है ना जड़ आप मान लीजिएगा, तो इस मिट्टी से जड़ तक यहाँ पे या जड़ का रेशा तक पानी जो पहुंच रहा है वो किसके कारण पहुंच रहा है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण, कोशिका दाब के कारण, जड़त्व के कारण या पराशरण दाब के कारण यहाँ पे है। तो यहाँ कोशिका दाब यानी कि केशिका, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर पत्ता है, पेड़ का यहाँ पे पत्ता है, तो वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के कारण यहाँ पे पानी जो है ऊपर की ओर क्या होगा, जाएगा। कहीं से एक साइड से निकल रहा है, दूसरा साइड
साइड से वो क्या करेगा, खींचेगा। तो जैसे दिया होता है ना, बाती जलते रहता है, तो यहाँ से वो तेल जो है जल रहा है, तेल जैसे जैसे खत्म हो रहा है वो नीचे से क्या कर रहा है, खींच रहा है। बस उसी तरह से समझिए वाष्पीकरण में जल का ह्रास हो रहा है और उस जल को मेंटेन करने के लिए नीचे से पुनः वो मिट्टी से क्या करता है, पानी लेता है और वो ऊपर तक पहुंचाता है। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से वो जो होता है जल जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तैलीय सतह पर जल की बूंद के ठहराव न होने के कारण क्या होते हैं। कोई तैलीय सतह है, वहाँ पे पानी जो होता है ठहरता ही नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? जैसे यहाँ पे तेल अगर लगा दीजिएगा, जैसे कि कभी कभी देखिएगा बच्चा उच्चा या कहीं भी नहाते हुए आते दौरान भी बहुत सारे लोग जो होते हैं तेल लगा लेते हैं और उसके बाद फिर पानी उड़ेल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पानी रहता है वो रिस के नीचे गिर जाता है, शरीर में पानी चिपका हुआ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? आसंजक बल। आसंजक बल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तेल का जो अणु है, हम कह सकते हैं, और जल का अणु है, इसके बीच का आकर्षण बल यहाँ पे कम होगा और जल के अणु के बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो ये जल एक दूसरे से ही चिपकना चाहेंगे, ये तेल के साथ चिपकना नहीं चाहेंगे और इसीलिए ये तेल में ना चिपक के एक दूसरे से चिपकते हुए नीचे की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उम्मीद करते हैं ये सब पृष्ठीय तनाव में आप जरूर पढ़े होंगे। ये सब चीज़ बहुत ईजी वे में आपको समझा दिया जाता है जब भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। दूध, यदि मलाई दूध से अलग हो रही है तो दूध का घनत्व जो है वो क्या होगा। देखिए ये भी कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप दूध का घनत्व और मलाई का घनत्व नहीं देखे होंगे। तो मलाई का जो घनत्व होता है वो जनरली कम होता है। ये चीज़ आप गूगल में भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और 55 डिग्री सेल्सियस में अगर देखिएगा तो 0.89 आपका केजी के आसपास होगा, केजी पर लीटर के आसपास यहाँ पे आपको देखने को। और दूध का घनत्व जो देता है वो लगभग आपका 1.0023 के आसपास होता है और ये लगभग 38 डिग्री के आसपास हम लोग यहाँ पे देखे थे तो हमको यहाँ पे मिला हुआ था। मतलब कुल मिला के इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व क्या है आपका कम है। तो अगर मलाई क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, मलाई बाहर निकल जाता है तो ज़्यादा घनत्व वाला चीज़ बच जाएगा और कम वाला चीज़ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो ओवरऑल रिजल्टेंट आपका घनत्व जो देखने को हमको मिलेगा वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ 43 का हम लोग ऑप्शन ए सही मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस गुण के कारण रेन प्रूफ कोट और टेंट की सामग्री वस्तु में जल प्रतिरोधकता का गुण आता है। मतलब अगर कोई हम लोग रेनकोट पहनते हैं तो वो भीगता नहीं है और टेंट में भी जो ऊपर छप्पर लगाया जाता है वो भी भीगता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव वाला। अभी जो तेल वाला आपको बताया कि वो जो आपका प्लास्टिक का कपड़ा होगा, रेनकोट होगा, उसके साथ जल नहीं चिपकेगा, जल खुद अपने दूसरे अणु के साथ ही चिपकेगा और वो क्या होगा, रिस के नीचे की ओर गिर जाएगा। कपड़ा, जैसे कपड़ा रहता है तो कपड़ा से क्या हो जाता है ना, जल चिपक जाता है तो वहाँ आसंजक बल ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सहसंजक बल ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब जल के एक दूसरे के अणु ही एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं बजाय कि वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए इसके साथ ना चिपक के वो एक दूसरे से साथ चिपकते हुए कहाँ हो जा रहे हैं, नीचे की ओर गिर जा रहे हैं। तो ये सब सरफेस टेंशन से रिलेटेड चीज़ है। हम बार बार कर रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये चैप्टर आप पढ़े होंगे और ये सारा चीज़ बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। जब दो बर्फ के टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है या दबाया जाता है तो आपस में जुड़कर बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। मतलब एक बर्फ का टुकड़ा है, दूसरा बर्फ का टुकड़ा को अगर थोड़ा देर चिपका के रखिएगा, दोनों को सटा के रखिएगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। निम्नलिखित में उनको जुड़ने में कौन मदद करता है? तो हाइड्रोजन बंधन जो है वही उसको मदद करता है एक दूसरे से चिपकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जब पत्थर किसी टुकड़े को जल में डुबाया जाता है तो वह खाली स्थान के बराबर जल को विस्थापित करता है। तो जितना उसका आयतन होगा, ये उत्प्लावन वाला चैप्टर में जितना उसका आयतन होगा उतना ही होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कोई एट्रेंडम सा चीज़ है जिसमें ना लंबाई पता चल रहा है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई ठीक से पता चल रहा है, तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करना होगा, उसको पानी में डुबो देना होगा। जितना पानी वो विस्थापित करेगा उस पानी का वॉल्यूम का आप निकाल लीजिए, उसका आयतन निकल जाएगा। तो इस तरह से ये उत्प्लावन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है, परिणामी यानी रिजल्टेंट बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम को बनाए रखती है। तो कोई भी वस्तु इक्विलिब्रियम में कब आएगा? मान के चलिए ये टेबल है और ये कोई वस्तु है तो स्थिर है, इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, स्थिर है। तो ये एक नीचे की ओर बल लगाएगा जिसको हम लोग वेट करते हैं और एक प्रतिक्रिया बल लगेगा आर। अगर ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर डब्ल्यू ज़्यादा होगा तो नीचे की ओर धसेगा, आर ज़्यादा होगा तो ऊपर की ओर ढकेलेगा, और दोनों इक्वल होगा तो ये एक दूसरे से स्थिर रहेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे न्यूनतम संख्या होना चाहिए बलों का, परिणामी रिजल्टेंट बल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। अगर वेट जो है वो 10 न्यूटन लग रहा है तो प्रतिक्रिया भी कितना लगना चाहिए, 10 न्यूटन ही लगना चाहिए, तभी वो स्थिर रहेगा। तब आपको ये साम्यावस्था देखने को मिलेगा। तो 10 न्यूटन में 10 न्यूटन माइनस कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो
परिणामी बल जो है, रिजल्टेंट जो फोर्स हो, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर प्लस माइनस में कहीं पे भी आया तो फिर वो स्थिर नहीं रहेगा, साम्यावस्था में देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता को मापते हैं? तो ये जो है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत जो बोला जाता है ना कि एक कोई धातु है तो वो अपने आयतन के अनुसार ही क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो अगर उसमें किसी दूसरी धातु को लगा दीजिएगा तो उसके घनत्व में चेंज आ जाएगा और उसका वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें किसी तरह का कोई अशुद्धि जो है वो मिलाया गया है। तो इस तरह से ये सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग देखते हैं कि 49 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 यहाँ पे सेकंड होगा, सेकंड, हाँ से लिखा हुआ है, सेकंड होगा। इस व्यवस्था में बल यानी F का माप क्या होगा? अब एक्चुअली देखिए ये सब निकालने के लिए आपको फार्मूलाज जाना होगा और फार्मूला जानने के बाद ये भी जानना होगा कि ये जो फार्मूला में दिया गया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो फिर उसका वैल्यू आपको खुद से कहीं ना कहीं से ड्राइव करना होगा। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो आपको दो चीज़ का यहाँ पे आवश्यकता होगा, पहला तो मास का आवश्यकता होगा। अब मास यहाँ पे देखते हैं दिया है कि नहीं, तो 10 ग्राम दिया है और जब भी हम यहाँ पे काम करेंगे वो SI यूनिट में करेंगे। तो 10 ग्राम को यहाँ पे अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे इतना केजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको ढूंढना है। एक्सेलरेशन आप देखिए कहीं नहीं दिया गया है, यहाँ पे लंबाई दिया गया है, लेंथ दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे L दिया गया है, L कितना दिया है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। और जब भी हम बात कर रहे हैं कि काम करेंगे तो किस में काम करेंगे, SI यूनिट में, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से लेंथ दे दिया। दूसरा यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 0.1 और 0.1 दिया है, यानी कि यहाँ पे सेकंड में दिया है, तो ये तो ऑलरेडी SI यूनिट में। अब ए कैसे निकालेंगे, ये निकालना बहुत दिक्कत का यहाँ पे बात हो रहा है। तो अगर आप पिछले वाले जो अभी हम बता रहे थे कुछ क्वेश्चन, उसमें एक जगह एक्सप्लेनेशन आपको बताए थे जिसमें अचर वैल्यू वाला जो था उससे रिलेटेड अगर चीज़ देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको ला सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, जो आपका वेग में परिवर्तन होता है उसी का दर, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के माध्यम से हम यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन तो हमको यहाँ पे निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है L और T दिया है। तो यहाँ से आपका निकलने वाला फिर नहीं है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, डेल्टा वी, अभी हम आपको बताए भी थे ये पिछले क्वेश्चन में, तो डेल्टा वी बाई टी कर लीजिएगा। और ये फिर से यहाँ पे चाल आ गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। उम्मीद करते हैं ये याद हो रहा होगा आपको। तो दूरी बटे समय, यहाँ दूरी बटे यहाँ पे क्या होगा, समय हो जाएगा। और दूरी बटे समय हो जाएगा तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, चाल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूरी और समय दिया हुआ है। तो ये फार्मूला हम अधिक कर लेते हैं। तो डेल्टा वी के जगह हम दूरी बटे समय, यानी दूरी को अगर s मान लेते हैं और इसको t मान लेते हैं, तो पुनः यहाँ पे s बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, और ये पहले से एक t था तो ये t हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दूरी को अगर हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 10 बटे कितना मान लेते हैं, 10 बटे यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया। और उसके बाद टाइम को मान लेते हैं 0.1 गुना 0.1। ये मेरा आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे निकालें तो 10 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 बार 0.1 है, 0.1 है और 100 से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मास कितना दिया गया, मास दिया गया है 10/1000 kg दिया गया है और एक्सेलरेशन दिया गया है आपका 10। तो इस तरह से 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, जिसको हम लोग 0.1 यहाँ पे लिख सकते हैं। बल का SI यूनिट आपको पूछा गया था न्यूटन, तो आपका न्यूटन होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बेसिक न्यूमेरिकल्स भी आपको आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको JSS में भी देखने को मिलेंगे और इस तरह के एग्जाम में तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, अगर आप सेंटर में चला जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका भार शून्य हो जाएगा। ये हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एक साफ गिलास प्लेट में डाली जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है।
ये आपको बताना है कि इसके कारण इसका क्या कारण है। पारा धातु है, पारे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, पारे का सासंजक और उसके कांच के साथ असंजक से अधिक है। फिर वही चीज़ है, अगर हम लोग यहाँ पे गांव घर में बोलते हैं सारू पत्ता, सारू पत्ता में अगर आप क्या कीजिएगा, पानी अगर डाल दीजिएगा तो पानी के बूंद इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ससंजक बल यानी पानी का जो कण है उसके बीच का जो बल होता है वो ज़्यादा होता है, और जो सारू पत्ता हम बोल रहे हैं उसके बीच का और जल के बीच का जो असंजक बल होता है वो कम होता है। इसके कारण ये क्या कर लेता है, एक जल जो है बड़े बूंद का क्या कर लेगा, आकार ले लेता है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं पारे के संदर्भ में कि पारे का सासंजन जो है उसके कांच के असंजक बल से क्या है, अधिक है। यानी पारा का कण जो है एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बजाय किसके, कांच के। तो कांच की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े मिल जाएंगे और बड़े बड़े बूंद का क्या होगा, निर्माण होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ जो है आप पढ़े होंगे। बार बार हम कह रहे हैं ये सब चीज़ पढ़े हैं, हो सकता है कोई नहीं भी पढ़े होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहा होगा कि बार बार क्यों बोल रहे हैं। हम टेस्ट जब शुरुआत कर रहे थे उसी समय आपको बोले थे कि हम लोगों के पास समय नहीं है अभी इतना कि हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताएं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ये हम मान के चल रहे हैं जो भी JSS CGL, खासकर हम CGL का यहाँ पे बात करें, जो भी JSS CGL के कैंडिडेट हैं वो कभी ना कभी फिजिक्स तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ताकि जो भी चीज़ आप पढ़े हैं वो और भी बेटर तरीके से आपका क्लियर हो जाए। और ये भी कहा गया है इस टेस्ट को आप पहले बनाइए और उसके बाद इस सॉल्यूशन का देखिए तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा या फायदा महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, किस प्रतिक्रिया द्वारा द्रव बुलबुले का निर्माण होता है। तो यहाँ पे उत्तेजन या प्रबुदन, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है वो आपका दिया गया है, अपोहन होता है, विसरण होता है, फिर विपरीत परासरण होता है और अपकेंद्रीय। देखिए अपकेंद्रण यहाँ पे दिया जा रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल में ही काम करता है। आपको पता होगा कपड़ा जब वॉशिंग मशीन में हम लोग डालते हैं तो चाहे वो ड्रेन करने वाला हो चाहे वो कपड़ा धोने वाला हो, जब भी उसको आप घुमाइएगा तो कपड़ा जो है इसके किनारे साइड यहाँ पे क्या होता है, चिपक जाता है और इस तरह से वो घूमते रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर से बाहर की ओर ये कपड़ा जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया। वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा होता है। यानी कि अगर कहीं पे आप घूम रहे हैं या वृत्ताकार पथ पे आप घूम रहे हैं तो उसमें किस तरह का बल जो है वो कार्य करता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये भी आपका अभी केंद्रीय बल होगा। ये सब अब बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी ऑप्शन बता दे रहे हैं। अभी साइकिल चलाने वाला भी बात आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि साइकिल अगर वृत्तीय पथ में घूमते हैं तो किधर की ओर झुकना होता है, केंद्र की ओर। और जब केंद्र की ओर झुकिएगा तो कौन सा बल लगेगा, अभी केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ऑप्शन सी में है इसलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होता है बल के विपरीत समानुपाती होता है, द्रव्यमान के विपरीत होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। F इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ma। तो बल के समानुपाती ही तो एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम कोई गेंद को क्या करते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा वो पूछा जा रहा है। त्वरण है, गति है, स्थितिज ऊर्जा है और दूरी है। ये इनमें से कौन सा चीज़ यहाँ पे नहीं बदलेगा वो पूछा जा रहा है। गति क्यों नहीं बदलेगा, आप नीचे से अगर जाइएगा तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम होते जाएगा तो ये तो बदलेगा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे मानी चलिए गतिज ऊर्जा था और जब ये फेंका जा रहा था तो उस समय बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा था, ये धीरे धीरे जाते 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 स्थितिज ऊर्जा में क्या होते गया, कन्वर्ट। जब सबसे टॉप में गया होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगा और गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य होगा, फिर वापस आएगा तो फिर से ये कन्वर्ट होगा, तो ये तो बदलते रहेगा, तो इसलिए ये भी नहीं रहेगा। दूरी, यहाँ पे अगर दूरी नापेंगे तो 0 निकलेगा, यहाँ पे नापेंगे तो कुछ तो समथिंग दूरी 10 मीटर 20 मीटर कुछ तो निकलेगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज क्या नहीं होगा, त्वरण। तो आंसर आपका हो जाएगा त्वरण। क्यों चेंज नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी उतना ही त्वरण लगेगा और यहाँ पे भी लगभग उतना ही त्वरण लगेगा। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आएगा भी तो वो नेग्लिजिबल आएगा क्योंकि हाथ से फेंका हुआ चीज़ है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊंचाई का फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। वो 9.8 के आसपास ही आपका त्वरण लगेगा, तो त्वरण जनरली यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे त्वरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चक्कर पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग जो होगा वो क्या होगा। मतलब एक चक्कर यहाँ पे अगर पूरा किया जा रहा है, ए से अगर यहाँ पे ए तक जा रहा है तो उसके लिए पूर्ण करने में 1 सेकंड यहाँ पे टाइम लगता है। एक चक्कर
ए में 1 सेकंड यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है, क्योंकि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है वही उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे उसका औसत वेग पूछा गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए होंगे कि वेग जो रहता है वो वेरिएबल होता है, कारण क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो इसका वेग जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है, और इसीलिए इसका आंसर जो देता है वो डी देता है। डायरेक्शन के संदर्भ में, मैग्नीट्यूड के संदर्भ में फिर आप बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के संदर्भ में बात कीजिएगा तो वेग जो होगा वो आपका शून्य होगा। यहाँ चाल हम निकाल सकते हैं, वेग नहीं निकाल सकते, वेग यहाँ पे बदलते रहता है ना, मतलब डायरेक्शन के कारण, इसीलिए वेग शून्य यहाँ पे देता है। यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तु पर समान समय तक एक समान बल आरोपित होता है तो निम्नलिखित में दोनों वस्तुओं में क्या समान होगा। यानी कि यहाँ पे बोलता है कोई विराम अवस्था है, यानी कोई वस्तु क्या होगा, स्थिर है, अब उस पर समान समय के लिए समान बल, यानी टाइम भी वहाँ पे सेम होगा, यहाँ टाइम दोनों का टी ही होगा, और बल भी दोनों का समान होगा, यानी एफ दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो निम्नलिखित दोनों में दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा वो यहाँ पे पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में क्या चीज़ इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका त्वरण दिया गया है, गतिज ऊर्जा दिया गया है, वेग दिया गया है, और संवेग में परिवर्तन दिया गया है। तो हम लोग न्यूटन का दूसरा गति नियम आप पढ़े होंगे कि जो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अगर परिभाषा आपको याद होगा तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाता है, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। कभी कभी लोग जो है दूसरा नियम जो है भूल जाते हैं, तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वामुखी या ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब ये महत्तम मतलब मैक्सिमम जब हाइट ये प्राप्त करती है तब इसका वेग क्या है। तो जब कोई भी वस्तु को मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे फेंका जाएगा तो जब यहाँ पे वो वस्तु होगा उस समय गतिज ऊर्जा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो वस्तु यहाँ पे ठहर जाएगा, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पुनः क्या आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो जब मैक्सिमम हाइट में रहेगा तो उस समय कुछ सेकंड के लिए ये वस्तु का वेग जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या बोलता है। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहा है। क्षैतिज परास, जैसे कि आपको अभी बताया गया था, ये इसका क्षैतिज परास यहाँ पे मैक्सिमम अगर होता है वो हाइट के संदर्भ में अभी आपको बताया गया था। तो इस तरह से क्षैतिज परास के बारे में बात कर रहा है। समान प्राप्त होती है जब किसी वस्तु को थीटा और खाली स्थान पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है अगर ये आर का वैल्यू आपका 10 मीटर आ रहा है तो ऐसा, और ये मानी चलिए ये कितना एंगल पे फेंका गया था, 30 डिग्री में, ये थीटा की जगह हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री में फेंका गया था। तो अब फिर से कौन से एंगल में फेंका जाए कि ये 10 मीटर ही जाए, ना तो 11 हो ना तो 9 हो, मतलब इक्वल हो। तो इस तरह से इसको अगर 60 में फेंक दीजिएगा तो वापस ये कहाँ जाएगा, 10 मीटर में ही जाएगा, और इस तरह से एंगल यहाँ पे रहेगा वो 60। ये कैसे हम लोग लाते हैं, ये शायद पिछले वाला टेस्ट में भी आपको हम बता रहे थे, एक फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा का। मतलब अगर आप थीटा डिग्री यानी 30 डिग्री को यहाँ पे आप फेंकते हैं तो किसी का अगर रेंज जो है वो 10, 12 या 15 कोई भी मीटर अगर जाता है, कितना भी दूरी वो रेंज तय करता है, तो 90 में उस थीटा को माइनस करने के बाद जो एंगल आएगा उसमें अगर फेंकिएगा तो भी उतना ही दूरी तय करेगा। जैसे कि 90 में 30 को अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा कितना आता है, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री में वो जितना दूर जाएगा उतना ही दूर 60 डिग्री में जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है 90 माइनस थीटा का, इसको आप याद रखिएगा। ये सीधे सीधा फार्मूला है, या प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तब ये सब चीज़ आप लोगों को बताया गया होगा, या आप ये सारा चीज़ पढ़े होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उसकी गति के विरुद्ध, मतलब जब गति लगेगा तो उसके विरुद्ध, यहाँ पे कोई आगे जा रहा है तो इसके विरुद्ध जो एक बल लगता है वो कौन सा है। सीधे सीधे आंसर हम बता देते हैं, घर्षण। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी, तो स्थिर संतुलन में ये कब होगा वो पूछा जा रहा है। तो जब विराम अवस्था में होगा तब संतुलन। एक बल अभी भी पूछा गया था परिणामी बल वाला, कि परिणामी बल जो है उसका रिजल्टेंट बल कितना होना चाहिए, तो 0 हम बताए थे। W जो आ रहा है नीचे की ओर हो रहा है, प्रतिक्रिया बल R जो हो रहा है ऊपर की ओर लग रहा है। अगर दोनों 10 न्यूटन है तब वस्तु क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ विश्राम अवस्था में होगा। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी, तो विराम अवस्था में होगी। न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का जड़त्व नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रक्षेप्य का पथ
इसका क्या कहलाता है, जो ये पथ है वो उसका क्या कहलाता है। जैसे यहाँ से कोई चीज़ को हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये जो इसका रास्ता है उस रास्ता को हम क्या कहते हैं वो आपको पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य गति में प्रोजेक्टाइल मोशन में ही पूछा जा रहा है, क्षैतिज सतह के साथ वृहद कोण कौन बनाता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्षैतिज के साथ ये जो कोण बन रहा है वो कौन बनाता है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ बोलता है समतल या सम प्रेक्षक वक्र, वक्र प्रेक्षक, स्थिर प्रेक्षक वक्र और उच्च प्रेक्षक वक्र करके दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्रेक्षक वक्र। अगला है रेल की गति किस गति का उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है, चक्रण गति का और घुमाव गति का है, प्रक्षेप्य गति का है, रूपांतरित गति का उदाहरण है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक ट्रांसलेशन मोशन आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर जनरल बुक में नहीं होगा तो आप गूगल सर्च कीजिएगा। उस ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बोलता है ऑल पॉइंट ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन यहाँ करके वो क्या कहता है या डायरेक्शन में जाता है। मतलब ये एक बॉडी है, इसका कोई भी कण जो हो रहा है वो एकदम सेम स्पीड से जा रहा है। अगर ये कण जो है 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है तो ये कण भी कितना जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड से जाएगा और सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। एक प्रकार का मोशन है जिससे वृत्तीय गति होता है, रैखिक गति होता है, उसी तरह से एक रूपांतरित गति भी होता है। अगर आपके बुक में नहीं होगा तो इसको आप गूगल सर्च कीजिएगा, तो गूगल सर्च में आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, वहीं से हम इसको बता रहे हैं। जनरल बुक है वो सब में ये सब नहीं मिलता है, लेकिन सवाल तो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कहा जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। जब दो बलों का परिणाम में समान और विपरीत दिशा तथा सीधी दूरी में लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में क्या होगा, आबंध, युग्म बंधन या समरूप जोड़ा या युगल होगा, ये यहाँ पे आपका पूछा गया है। तो इसको हम लोग युग्म या बंधन के नाम से जानते हैं। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल वृहद बल है। घूमता कोई वस्तु है तो उसके कारण जो यहाँ पे बल उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका पूछा गया है। तो द्रव्यमान है, आघूर्ण अक्ष के है, द्रव्यमान केंद्र के है। तो यहाँ पे आपका आघूर्ण बल होगा, यहाँ पे बलाघूर्ण यहाँ पे हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग टॉर्क के नाम से क्या कहते हैं जानते हैं। तो यहाँ अधूरा लिखा हुआ था, एक्चुअली यहाँ पे आघूर्ण में बल आघूर्ण लिखना चाहिए था, टॉर्क इसको बोलते हैं। तो जब कोई घूमता है तो इस तरह से टॉर्क यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, जिसमें एफ और एल जो है हम लोग यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू डालते हैं। एक्सिस से जितना दूरी है उस पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु विशुद्ध घूर्णन गति से गतिशील हो तो वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्त में गोल घूमता है, जिस लाइन पर केंद्र निर्धारित कहलाएगा वो क्या है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ को हम घुमा रहे हैं, इस तरह से यहाँ से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे केंद्र के साथ जो लाइन यहाँ पे इसको अटैच कर रहा है या जोड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ आपका यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर आप देखिएगा तो इसको यहाँ पे आपका घूर्णन अक्ष कहा गया है, घूर्णन रेखा कहा गया है, घूर्णन दंड कहा गया है, निर्धारित रेखा कहा गया। तो एक्चुअली ये जो घूम रहा है उसको एक्सिस, ये जो बीच वाला रहता है ना, अगर इसको लाइन अगर खींच दीजिएगा तो ये एक्सिस के तौर पे जाना सकता है। जैसे कि आप दरवाजा वगैरह भी खोल रहे होंगे तो उसमें आप जान सकते हैं। या वृत्त अगर कर दीजिएगा तो आप कोई पत्थर को ही बांध लीजिए और रस्सी से उसको घुमाइए, तो जो सेंटर होगा उसको हम लोग एक्सिस कहेंगे, घूर्णन अक्ष कहेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है उसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है, स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है, प्रत्येक स्थान पर समान होता है, अपने भार के बराबर होता है, पहाड़ पर उच्चतम होता है। तो हम लोग जानते हैं वेट और मास। द्रव्यमान जो बोलता है वो वेट को बोलता है, और यहाँ पे मास को बोलता है। द्रव्यमान ये जो होगा ये क्या होगा, मास होगा। और मास कहीं पे भी ले जाइए तो चेंज नहीं होता है, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी ले जाइएगा मास चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, वेट जो है आपका क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भार के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रत्येक स्थान पर समान रहेगा, ये इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बलाघूर्ण यानी टॉर्क का ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो एफ और एल होता है, तो न्यूटन मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति मीटर नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में यहाँ पे प्रति वर्ड नहीं देखिएगा और मार दीजिएगा प्रति मीटर, और जानते हुए चीज़ों को गलत कीजिएगा। और हम बार बार कहते हैं जानते हुए चीज़ों को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है, वृत्ताकार पथ में एक समान गति है, यानी कि हम कह सकते हैं 30 मीटर प्रति, हम बार बार 30 मीटर प्रति सेकंड बोल रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 30 मीटर होगा, है ना, 40-50 कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम 30 मीटर ले रहे हैं ना। इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण शून्य रहता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग एक समान होता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इससे पहले वाला में भी हम बताए थे कि कोई भी वृत्तीय गति में अगर मैग्नीट्यूड इसका सेम भी रहे, 30 मीटर प्रति सेकंड भी रहे, लेकिन वेग सेम नहीं रहता है। क्यों? हाँ, चाल सेम है कह सकते हैं, लेकिन वेग नहीं कहेंगे। स्पीड सेम है कह सकते हैं, वेलोसिटी सेम नहीं है कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, वेग में डायरेक्शन होता है, दिशा
लगातार यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। अगर कोई चीज़ परिवर्तित हो रहा है तो एक समान तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका वेग जो है परिवर्तित होते रहेगा, है ना। चलिए, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान का समय जो होता है वो, है ना, क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ से कोई ए को यहाँ से क्या कर दिए, बी तक यहाँ क्या कर दिए, आप यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो इसमें जो उड़ान का जो समय होता है वो समय आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे महत्तम ऊंचाई पहुँचने में लगे समय के बराबर होता है, महत्तम ऊंचाई प्राप्ति करने में लगे समय का तिगुना होता है, महत्तम ऊंचाई प्राप्ति करने में लगे, यहाँ पे लगे करके यहाँ पे छोड़ दिया ना, यहाँ पे लगता है ये छूट गया है कुछ, आंसर हम लोगों का फोर्थ है वो मिल ही जाएगा। महत्तम ऊंचाई प्राप्ति करने में लगे समय का दुगुना यहाँ पे लग रहा है, मतलब महत्तम ऊंचाई जो यहाँ पे प्राप्त किया है ना, यहाँ पे मान के चलिए इस ए पॉइंट से इस पॉइंट पे इसको 10 सेकेंड लगा, तो इस पॉइंट से वापस यहाँ पे आने में इसको फिर से 10 सेकेंड लगेगा, तो वही हो गया ना, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में 10 सेकेंड लगा तो इसका दुगुना यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, तो 20 सेकेंड। ऐसा भी लॉजिकली भी इसको बना सकते थे। चलिए, टॉर्क आघूर्ण की दिशा क्या होती है वो आपको पूछा गया है 74 में। तो बल आरोपित बल की दिशा में लंबवत होता है, आरोपित बल की दिशा में सदृश होता है, आरोपित बल की दिशा में विपरीत होता है, त्रिज्या के समानांतर होता है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होगा आरोपित बल की दिशा में लंबवत होता है। ऐसा भी टॉर्क बराबर एफ एल हम लोग पढ़ते हैं, जो कि लेंथ जो है ये एल जो है वो दिखाता है, और ये तो फोर्स है, जैसे यहाँ से यहाँ है तो इस तरह से यहाँ पे जो एल होगा वो भी इसके फोर्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब जाके आपका टॉर्क जो होता है वो निकलता है। एक तोप का गोला दागा जाता है, गोले की गति खाली स्थान का उदाहरण है। अगर तोप का गोला इस तरह से, तोप मान चले इस तरह से रहता है, अब यहाँ से गोला को दागिएगा तो कुछ इस तरह से क्या होगा, वो आगे जाएगा, तो ये जो है प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण होता है। तो 75 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 76 देखते हैं, तैरती हुई वस्तु पर ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहलाता है, अपलिफ्ट जो बल एक तरह से फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावनता बोलते हैं। आर्किमिडीज बल के द्वारा वो, है ना, लगता है, तो इस तरह से यहाँ पे उत्प्लावन बल के नाम से उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आर्किमिडीज यहाँ पे नहीं होगा, आर्किमिडीज तो हमको लगता है यहाँ पे नाम होना चाहिए, आर्किमिडीज, है ना। बल जो है उसको हम लोग उत्प्लावनता बल या बॉयंसी फोर्स के नाम से जानते हैं। आर्किमिडीज ये सिद्धांत दिया था। जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये पिछले वाला टेस्ट में भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये विराम जड़त्व का उदाहरण है। विराम जड़त्व में शरीर विराम में रहना चाहता है और गाड़ी अचानक मोशन में आ जाती है तो वस्तु पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि जड़ता का मापक का इकाई है, मतलब जड़त्व यानी इनर्शिया को हम लोग अगर मापे तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, वेग को, त्वरण को, द्रव्यमान को और भार को। तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, मास जो होता है वो इनर्शिया के क्या होता है, समानुपाती होता है। आपको ये एग्जाम्पल भी बताए थे, एक बड़ा सा पत्थर है, ये अपना स्थिति परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा बल लगवाएगा, वहीं पे एक छोटा सा पत्थर है तो इसको आप, है ना, हल्का सा भी बल दीजिएगा तो ये अपना स्थिति में परिवर्तन कर लेगा। लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ को आप क्या कर सकते हैं, इसका स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए जड़त्व का नियम ही क्या कहता है, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। तो एक बड़ा सा कार है, ट्रक है, वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहेगा तो उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसमें जड़ता का जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जो छोटा सा चीज़ है वो, है ना, उसमें जड़ता कम होगा, इसलिए थोड़ा सा भी बल लगा के उसका स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 79 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पूछता है निम्नलिखित में घर्षण को कम करेगा, ध्यान रखिएगा घर्षण को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पे पूछता है सतह का चिकनाहट कीजिएगा तो घर्षण कम होगा, ये आपका क्या हो जाता है, सही होगा। घर्षण को कम करना ये ठीक है। स्नेहक का उपयोग करेंगे तो भी यहाँ पे घर्षण कम होगा, ये भी ठीक है। निम्न संपर्कीय क्षेत्र रखेंगे तो भी घर्षण क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कम ही होगा। तो घर्षण बल को क्या कम करता है, ये चीज़ आपका यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जब तीनों का तीनों घर्षण कम करता है तो सभी के सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है क्रिया और प्रतिक्रिया, ये शुरुआत में वाले प्रश्न से ही ना, इसी टेस्ट में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो वहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिणाम वाले हैं, समान दिशा में लगते हैं, सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो जैसे आपको बताया गया था न्यूटन का गति नियम में क्रिया की प्रतिक्रिया, इसमें हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होता है, लगता है, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। जितना तेजी से आप दीवार को हाथ मारिएगा उतना ही तेजी से दीवार आपके हाथ के ऊपर बल लगाएगा और इसीलिए चोट भी ज़्यादा होता है। तो शुरुआत तो इसी प्रश्न से हुआ था। तो समान परिमाण वाले बल होते हैं प्रतिक्रिया, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर 10 न्यूटन के बल से आप मारिएगा तो वहां पे भी 10 न्यूटन के बल से ही आपको रिटर्न दिया जाएगा। चलिए, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम जो है देखिए ऑप्शन में क्या बोलता है, इनर्शिया जो है वो क्या कहलाता है।
न्यूटन का गति का पहला नियम या गैलीलियो का जड़त्व नियम के नाम से भी इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसको कौन नहीं जानेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 की ओर देखते हैं। 83 क्या बोलता है? 83 बोलता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। सतह के लंबवत खाली स्थान होगा यहाँ पे, हमको लगता है यहाँ खाली स्थान होना चाहिए। लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? खाली स्थान नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो अगर किसी सतह पर, ये सतह है और यहाँ पे कोई लंबवत बल क्या हो रहा है, लग रहा है किसी वस्तु पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका पूछा गया है। तो इसको यहाँ पे है ना, आंसर में अगर देखिएगा तो ये धक्का देता है। तो धक्का इसलिए देता है, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था दाब का। तो दाब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। तो इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में अगर बोलता लगने वाले बल को तो दाब बोल सकते हैं, लेकिन लंबवत यहाँ पे बोल रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल है, प्रति इकाई नहीं बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे धक्का दिया होगा शायद आंसर। उसके बाद है किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन, बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल जो है वो उत्तरदायी होता है। कौन सा संपर्क बल, संपर्क मतलब उससे संपर्क होगा तब, जैसे चुंबकीय बल तो संपर्क है ही नहीं, वो बिना संपर्क, एक दूसरे से संपर्क आए बिना ही उसमें बल का क्या कर रहा है, अनुभव करवा रहा है। तो ये सवाल है, पूछ रहा है कि किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन लाना है। मतलब वो अगर यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकेंड था से वो कहाँ चला गया 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये तो परिवर्तन हो गया, या आपका कम भी हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसके लिए कौन बल जिम्मेदार है, चुंबकीय बल है, घर्षण बल है, पेशीय बल है, या स्थिर विद्युत बल है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बाकी 3 गो वाला तो हम लोग को सही नहीं लग रहा है। घर्षण बल सबसे बेटर लग रहा है कि ये जो गति में परिवर्तन ला रहा है वो घर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट ये डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो 50 तो नहीं होगा, लेकिन 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हाँ, सेम डायरेक्शन में लगता तो फिर 50 हो सकता था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसको कौन नहीं जानेगा। गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो गति का जो प्रथम नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसको गैलीलियो का जड़त्व के नियम से के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। साबुन के बुलबुलों के गोलाकार होने का कारण क्या है? जड़त्व है, दाब या दबाव है, पृष्ठ तनाव है, या सघनता है। तो पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो वो आप जान ही रहे होंगे कि ये पृष्ठ तनाव का के कारण इस तरह से आपको दिखाई देता है। विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? अगर किसी वस्तु को आप धक्का दे रहे हैं या खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो आपको पूछा गया है। तो ये सिंपल सा कोई भी जान जाएगा, इसको हम लोग बल कहते हैं। स्थिर घर्षण या अस्थिर घर्षण या स्थिर घर्षण से होता है, सॉरी, अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से होता है। सबसे पहले तो ये क्या पूछ रहा है वो समझ लीजिए। स्थिर करने का मतलब यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है, और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। यहाँ पे खड़ा है गाड़ी जो है, हम बोले थे ना कि स्थिर गाड़ी जो है इसको धकेलने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई गति में है, मोशन में है गाड़ी, तो उसको थोड़ा भी धकेल दीजिएगा तो वो हमेशा गति में ही रहेगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है। स्थिर घर्षण मतलब स्थिर अवस्था में कोई है और उसमें जो घर्षण का मैग्नीट्यूड होगा वो अस्थिर घर्षण से कम होगा, ज़्यादा होगा, समान होगा, वो पूछा जा रहा है। तो यानी कि अस्थिर मतलब मूवमेंट वाला हम बोल रहे हैं। तो गाड़ी को ढकेलना, जो गाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ी कोई मूव यहाँ पे कर रही है तो इसको ढकेलना आसान होगा, और यहाँ पे नया जो स्थिर है उसको ढकेले तो यहाँ पे इसको मूव करने में हमको थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगेगा। तो घर्षण किस में ज़्यादा होगा? जो अस्थिर है। तो अस्थिर है उसमें क्या होगा? अधिक होगा। दुगुना होगा कि ज़्यादा 3 गुना होगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिक होगा इतना तो हम लोग कह ही सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से होता है। अस्थिर तो कम होगा ना, आपको बताया अस्थिर कम होगा और स्थिर यहाँ पे अधिक होगा। तो सेंटेंस से यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से होता है, तो स्थिर घर्षण से कम होता है। सॉरी यहाँ पे अधिक नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं देने से मिस्टेक हो जाता है। तो इसका आंसर कम होगा, क्योंकि स्थिर जो होगा उसमें अधिक लगता है और अस्थिर जो होता है उसमें कम है। तो पूछा जा रहा है अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से क्या होता है? तो स्थिर घर्षण से कम होता है। गुणात्मक रूप में स्थिर वस्तु के विश्राम में रहने की प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मतलब जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व या इनर्शिया के नाम से उसको हम लोग जानते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 kg यहाँ पे दिया गया है। तो चंद्रमा में इसका भार क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण जो होता है यहाँ का छठा भाग लगता है, तो इसका छठा भाग लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, तो हल्का हो जाएगा तो ये 10 kg का हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास नहीं होगा, यहाँ पे किलोग्राम है। तो ये जो है आपका न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा और ये जो हो गया आपका 10 न्यूटन हो जाएगा ना। वेट बराबर यहाँ पे होता है आपका mg होता है ना। तो यहाँ पे मास से गुना कर दीजिएगा, तो एक्चुअली ये तो है ना, गुना कर दीजिएगा तो लगभग उतना ही आएगा। 1 मिनट इसको बनाते हैं, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे कहीं हम गलत तो नहीं ना बता रहे हैं। हाँ, गलत भी बता रहे हैं, द्रव्यमान लिख रहा था ना, थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए यहाँ पे बताते हैं, मास दिया हुआ था, वेट नहीं दिया हुआ था, केजी में लिखा हुआ है ना, तो वेट नहीं था, ये चीज़ ध्यान देना था हमको। वेट बराबर इसको केजी में चेंज करना है, तो आप इसको 9.8 से गुना करने से अच्छा है 10 कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट में कोई है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन है यहाँ, हम जानते हैं वेट बराबर क्या होता है आपका mg होता है, तो m का वैल्यू तो मिल गया, g का वैल्यू 9.8 की जगह हम 10 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 100 न्यूटन यहाँ पे हो गया। 100 न्यूटन आपका कहाँ पे हो गया, ये आपका पृथ्वी पे हो गया। ये क्या हो गया, पृथ्वी पे हो गया, यही ना। यहाँ पे अच्छा 60 किलोग्राम है, सॉरी, ओहो मिस्टेक हो रहा है, 60 केजी है, यहाँ पे 60 किलो है, 600 ग्राम। अब यही चीज़ को चंद्रमा में ले जाएगा, तो चंद्रमा में इसका छठा हिस्सा लगेगा, यानी कि यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना था, ये ना वेट में नहीं था, मास में था, केजी में देख के ही पता चलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे 100 न्यूटन, ये डी नहीं होगा ना। संपर्क बल के लिए अन्य क्या नाम है, मतलब एक दूसरे से अगर कांटेक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या नाम यहाँ पे होगा, वो आपका पूछा गया है। तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, घर्षण बल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा में विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगा। अगर कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जाएगा, तो उसके है ना जो गति है, गति में क्या परिवर्तन आएगा, तो गति बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, रुकेगी कोई ज़रूरी नहीं, कम भी हो सकता है। तो यहाँ कम तो होगा, ये 100% है, रुक भी सकता है, रुक नहीं भी सकता है, प्रभावहीन रहेगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो है सी हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक, अब इजी क्वेश्चन आने लगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है त्वरण का होता है। तो देख लेते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। 95 बोलता है किसी गति के दूसरे नियम के अनुसार बल पर त्वरण किसी वस्तु के खाली स्थान के विपरीत समानुपाती होता है। वो चीज़ आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जो होगा वो द्रव्यमान होगा, यहाँ पे जो होगा द्रव्यमान होगा। F इक्वल टू क्या होता है, ma। अब यहाँ पे पूछा गया है गति के दूसरे नियम से बल पर त्वरण, यहाँ पे त्वरण के बारे में, किसी वस्तु के खाली स्थान के विपरीत समानुपाती होगा। तो त्वरण को इधर छोड़ दीजिएगा, तो या इक्वल टू लिखिएगा तो F, और ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो ma, सॉरी हाँ m ही होगा, m ही हो जाएगा। तो a किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1/m के लिख सकते हैं। तो अब द्रव्यमान की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हो गया। 96 बोलता है दो सतहों के मध्य घर्षण बल बढ़ेगा, मतलब घर्षण को क्या करना है, बढ़ाना है। तो वहाँ पे अब देखिए कैसे बढ़ेगा, दोनों सतहों के बीच स्नेहक लगाने से तो घटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण को बढ़ाना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए, दोनों सतहों को मजबूती से दबाती, अगर दोनों सतहों को एकदम पूरा चिपका दे इस तरह से यार, बहुत मजबूती से पकड़े, तब दोनों के बीच क्या होगा, घर्षण लगेगा। ये एकदम बिल्कुल सही है। तो लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि गलत मतलब और भी कुछ इससे बेटर आंसर है क्या। दोनों सतहों के बीच वायवीय है, ये भी नहीं होगा, इससे घर्षण कम होगा। दोनों सतह को दूर ही कर देंगे तो घर्षण लगेगा ही कहाँ, यहाँ तो बिल्कुल घर्षण नहीं लगेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक वस्तु के लिए खाली स्थान गति का विराम अवस्था अनुमानित होगी, बढ़ती है, घटती है, विपरीत होती है या शून्य रहती है, ऐसा करके यहाँ पे आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। तो एक वस्तु के लिए शून्य गति पर, यहाँ पे अगर शून्य गति कर दे पर विश्राम अवस्था अनुमानित होती है। तो अगर किसी का 0 मीटर प्रति सेकंड है तो 5 मिनट पहले भी वो वहीं रहेगा, ए पोजीशन पे ही रहेगा, और 5 मिनट बाद देखिएगा तो भी वो किस पोजीशन में देखने को मिलेगा, ए में। इसीलिए यहाँ पे ये जो है विश्राम अवस्था में आपको देखने को मिल सकता है। सतह घूमती गेंद के समान धीमी होती है, अंततोगत्वा स्थिर होने का कारण क्या है। तो सतह घूमती गेंद, मतलब यहाँ पे अगर फुटबॉल मान लीजिए कि ये ज़मीन से घूम रहा है गेंद, है ना, किसी को फुटबॉल को यहाँ पे मारे, इसमें मोशन है, तो लास्टली ये जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका रुकने का आपको कारण पूछा गया है। तो रुकने का कारण हम लोग स्पष्ट जानते हैं, घर्षण है, मिट्टी में या ज़मीन के सतह और फुटबॉल के सतह दोनों में, है ना, घर्षण लगेगा, और घर्षण लगने के कारण यहाँ विपरीत बल कार्य करेगा, और कभी ना कभी ये जो है विपरीत बल इस बल को शून्य कर देगा और ये वस्तु जो है स्थिर हो जाएगा।
मुक्त रूप से गिरती वस्तु का जो गति का उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण है, वो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है कि अगर फ्रीली किसी चीज़ को हम ऊपर से गिरा दें नीचे की ओर तो उसमें एक चीज़ सेम रहेगा, वो है एक्सेलरेशन, और जो वो कितना रहेगा 9.8। वेलोसिटी नहीं रहेगा। वेलोसिटी आप खुद ही दिमाग लगाइए कि इतना बड़ा अगर 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग से आप यहाँ पे किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, तो जब शुरू बार फेंकिएगा तो पहला तल्ला में उसका स्पीड कम रहेगा, दूसरा तल्ला में और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा, और जब ज़मीन से टकराएगा तो बहुत तेज़ी से टकराएगा, है ना। और इसीलिए यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट क्या रह रहा है, एक्सेलरेशन। मतलब आप गाड़ी जब चलाते होंगे तो वहाँ देखते हैं ना, एक्सेलेटर अगर लगातार खींच रहे हैं तो स्पीड लगातार आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक समान क्या हो जाएगा, त्वरण। एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 100, यदि वस्तु की गति के दिशा में बल आरोपित लगाया जाता है तो वस्तु की गति, मतलब वस्तु इस साइड मान के चलिए अगर ईस्ट में ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसका मोशन है, और इसी साइड में एक बल और लगाते हैं तो क्या होगा, गति इसका बढ़ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका गति क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। 101 में बोलता है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षित होती है। ये ब्रह्मगुप्त है। ये अगर आप बेसिक जब पढ़ रहे होंगे उस समय बताया गया होगा तो आपको आइडिया होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। तो उम्मीद करते हैं आइजैक न्यूटन का वैसे भी पूरा ही नाम हम लोग लेते हैं आइजैक न्यूटन, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। हाँ, केवल न्यूटन अगर आप याद किए होंगे तब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता होगा चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन में। तो इसका आंसर 102 का हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन। अब 103 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 यहाँ पे हम लोग देखें तो 103 में बोलता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। इसके पीछे क्या है, गुरुत्व तो नहीं होता है, यही आंसर है। इसके में गुरुत्व, ग्रेविटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वो सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो कहा जा रहा है ये अंतरिक्ष है और ये उपग्रह है, अंतरिक्ष यान है जो कि किसी सेब को यहाँ पे बाहर फेंक रहा है। अब ये पूछ रहा है सेब जो है वो क्या करेगा, क्या पृथ्वी पे गिर जाएगा या कम गति से यहाँ पे गतिमान होगा या समान गति से गतिमान होगा। तो इसका जो गति होगा यानी कि स्पीड होगा और इसका जो उपग्रह का जो स्पीड होगा, दोनों का स्पीड जो होगा वो सेम होगा। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है स्मॉल g r² हो जाएगा और उसके बाद r+h हो जाएगा। ये त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका हाइट है, किसका हाइट है, तो पृथ्वी से उपग्रह का हाइट को h के तौर पे हम जान रहे हैं। g तो गुरुत्व त्वरण है, ये आप जान रहे हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला से अगर आप देखिएगा तो मास कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है, मास नहीं आ रहा है। तो g का वैल्यू तो सबके लिए सेम है, चाहे वो उपग्रह हो चाहे वो सेब हो। उसी तरह से पृथ्वी की त्रिज्या सेब के लिए, उपग्रह के लिए, दोनों के लिए सेम है। और दोनों मान के चलिए वहाँ से फेंका गया है तो दोनों के लिए पृथ्वी से जो हाइट है वो भी सेम होगा। तो जब तीनों चीज़ यहाँ पे सेम ही है, कोई चीज़ बदल ही नहीं रहा है, जो चीज़ यहाँ पे अंतर था मास, उसका कोई लेना देना ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पे आंसर सी होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगी, गतिवान होगी। तो इस तरह से ये जो है 104 है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, वो चीज़ आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो गुरुत्व केंद्र से संबंधित अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वो आपको पता होगा। यहाँ डायरेक्ट हम पढ़ देंगे, गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर से जाती है, जैसे ऐसे गुच्छा हुआ है। तो गुरुत्व केंद्र जो है आपका बाहर से नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर से ही कहीं जाना चाहिए, तो ये गिरेगा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट वाला अगर वीडियो अगर आप देख लीजिएगा कभी तो वहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 बोलता है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो एक स्थान पर दोगुनी उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए, मतलब दूरी को यहाँ पे क्या कर देना है, दोगुनी कर देना है। तो सूर्य और पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, तो F बराबर क्या होता है आपका G, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा M, स्मॉल m हो जाएगा, मतलब वस्तु का मास हो जाएगा, और इनके बीच का दूरी का वर्ग स्क्वायर। तो अब इसको क्या कर देते हैं, r को आप दोगुना कर देते हैं। तो r को दोगुना कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा 4। तो एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा 4, और 4 आ जाएगा तो वो कहाँ 4 रहेगा, नीचे, तो 1/4 यहाँ पे होगा। तो अब जितना होगा उसका चौथा भाग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। r को हम 2r किए, उसके बाद इसका स्क्वायर निकाले, टोटल स्क्वायर, तो हमको 1 क्या निकल रहा है 4, तो इसका चौथा भाग होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 106 अब जो है वो कंप्लीट हो गया है। 107 देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। भार यानी वेट के संदर्भ में आपको क्या करना है, सोच के बताना है। तो यहाँ पे आपको
वायु के अवरोध को नगण्य मानते हुए आपको अगर सोचिएगा तभी यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो W इक्वल टू क्या होता है mg, और g जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा दूर से तो कोई चीज़ को नहीं फेंका जा रहा होगा, हम मान के चल रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर, तो दूर है ना, आधा किलोमीटर दूर से फेंक रहा होगा, कितना का हिमालय का चोटी से जाके थोड़ी कोई चीज़ फेंक रहा होगा। तो इन जनरल हम लोग यहाँ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइट नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो जी जो है कॉन्स्टेंट है, और वायु के अवरोध को आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे नगण्य मान लीजिएगा। तो W जो है ऊपर में जितना mg निकलेगा उतना नीचे में ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो है अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा आपको ये सोच के बनाना था कि वायु का अवरोध जो है वो नगण्य लग रहा है, तो इस तरह से आंसर अपरिवर्तित हो जाएगा। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी वायु प्रतिरोध को फिर से यहाँ पे क्या मानना है, नगण्य मानते हुए गिराया जाता है, तब बोल रहा है। तो देखिए लकड़ी है, लोहे है और मोम है। तो आपको पता है लोहे का आयतन जो है, लेकिन सबका आकार समान आकार है ना, आकार सबका क्या है, समान है, और उसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो क्या होगा, सर्वप्रथम कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा, ये आपको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो कौन सर्वप्रथम पहुँचेगा उसको देखिए। आपको लगेगा घनत्व जो है वो लोहा का ज़्यादा है या भारी ज़्यादा है तो वो पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है, सबका वॉल्यूम सेम है, यानी कि सबका आयतन है। तो जो नीचे से अवरोध लग रहा होगा उसमें भी वो सब में क्या लग रहा होगा, बराबर लग रहा होगा। तो सब में बराबर लग रहा होगा, इसीलिए वो सब एक साथ गिरेंगे। आपको ये भी पता होगा अगर निर्वात का स्थिति है तो कोई भी वस्तु को, चाहे आप भारी से भारी वस्तु को फेंके या हल्का से हल्का वस्तु को फेंके, वो क्या होता है आपका यहाँ पे साथ में गिरता है। यही तो बताया गया था, फिर बाद में इसको सुधारा गया, सॉरी यहाँ पे इसको है ना प्रूफ किया गया निर्वात का कंडीशन में, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाने कि द्रव्यमान से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह से, लेकिन हाँ अगर इन जनरल लाइफ में कीजिएगा तो जो भारी चीज़ रहता है वो जल्दी गिरता है, जो हल्का चीज़ रहता है वो कम, क्योंकि हल्का चीज़ रहता है तो उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसमें अवरोध भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और अवरोध ज़्यादा होगा तो उसको गिरने में टाइम लगेगा। जैसे एक रुई है, तो रुई का अगर 1 kg लीजिएगा तो बहुत बड़ा जगह घेरेगा ना, और लोहा का 1 kg लीजिएगा तो छोटा सा जगह घेरेगा। अब इसमें समझिए इतना अवरोध लग रहा है और इसमें मात्र इतना ही अवरोध लग रहा है, तो इसमें कम अवरोध लगने के कारण ये जल्दी गिर जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कह रहा है सबका यहाँ पे वॉल्यूम ही सेम है, मतलब यहाँ जितना अवरोध लगेगा दूसरा में भी उतना लगेगा और तीसरा में भी, तो तीनों में जब समान अवरोध लगेगा तो एक साथ ही तीनों पहुंचेंगे, इसलिए इसका आंसर डी देता है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार में गेंद की को समान ऊंचाई से गिरा। अब देखिए यहाँ पे हवा में बोल दिया, यानी कि आप निर्वात का कंडीशन आपको नहीं मानना, और ये लोहा है और लकड़ी है, और भार यहाँ पे क्या दिया गया है, समान दिया है, ना कि वॉल्यूम समान दिया है। तो जब भार समान होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये छोटा ही में 1 kg 10 न्यूटन हो सकता है, और ये जो है बड़ा सा होगा तब जाके 10 न्यूटन होगा, तो इसमें अवरोध ज़्यादा लगेगा, तो ये देरी से गिरेगा लकड़ी वाला, और लोहे वाला जो है वो पहले गिरेगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इसका मतलब क्या हुआ, लोहा जो है वो पहले गिरेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बोलता है दो गेंद ए और बी क्रमशः 10 kg और 1 kg के हैं, मतलब एक गेंद है 10 kg का, दूसरा गेंद है 1 kg का, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, मतलब हाइट तीनों का दोनों का क्या है, सेम है। और इस तरह से वायु के प्रतिरोध के अगर नगण्य माना जाए तो निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सही होगा। फिर वायु का प्रतिरोध नगण्य यानी कि हम लोग क्या मान लेते हैं, निर्वात, और निर्वात में भारी है कि है ना हल्का है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वहाँ पे अगर सेम ऊंचाई से गिराइएगा तो एक साथ ही वो क्या होगा, पहुँचेगा। ये चीज़ आप गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ रहे होंगे ना तो उस समय शुरुआत में ये सारा चीज़ बताया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 111 हम लोग देखते हैं। कथन बोलता है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। वो तो एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है 1/6 हिस्सा ही होता है, तो ये कथन तो आपका सही है। दूसरा बोलता है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण है बल्कि कम है, यहाँ पे लिख दिया है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो नहीं थोड़ी है, थोड़ा कम है लेकिन गुरुत्वाकर्षण है। तो कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका
सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण जो है वो गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। किसी पिंड का भार यानी कि वेट अगर आप मान के चल रहे हैं तो वेट इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है mg, यानी मास पे वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होगा नहीं, जी का वैल्यू जो होता है वो घटते बढ़ते रहता है। तो एक जगह कैसे होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये आपको क्या किया गया है, पूछा गया। तो ये जो होगा ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। देखिए पहाड़ पे नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू घटते जाएगा और इसका वैल्यू घटेगा तो वेट अपने आप घट जाएगा। ध्रुव पे क्यों होगा, क्योंकि अगर इसका त्रिज्या अगर निकालिएगा, जी का फॉर्मूला अगर देखिएगा तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर त्रिज्या कहीं पे बढ़ रहा है तो जी जो है उसका वैल्यू घट जाएगा। अब आप अगर ध्रुव पर त्रिज्या देखिएगा तो 12,714, हाँ 14 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पे 12,700 शायद 56 किलोमीटर, हमको जहाँ तक याद हो रहा है 56 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू ज़्यादा है विषुवत रेखा में, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, और जी का वैल्यू कम हो जाएगा तो वेट कम, तो विषुवत रेखा में वेट कम हो जाएगा और ध्रुवों पर चूंकि त्रिज्या क्या है, कम है, यानी कि आर का वैल्यू यहाँ पे कम होगा, जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, वेट अपने आप ज़्यादा निकल जाएगा। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक उसका पिंड का क्या होगा, भार होगा। उम्मीद करते हैं ये सब सारा चीज़ जो ज्योग्राफी बोलते हैं, आपका गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। और ये सब छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स भी इस सब फार्मूला से पूछा जाता है, तो फार्मूला वगैरह भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सेम टू सेम एकदम क्वेश्चन पूछा गया है। जी का वैल्यू ध्रुव पे ज़्यादा होगा, इसीलिए मानव का भार भी कहाँ पे ज़्यादा होगा, ध्रुव में होगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किस में होता है, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो जिसमें उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा उसमें वहाँ पे एक तरह से कहिए आपका कम भार लगेगा, और जिसमें कम रहेगा उसमें अधिक भार आपको लगेगा। तो हाइड्रोजन हल्का है, ये कम है ना, इस तरह से उत्प्लावन बल देगा तो वो वस्तु क्या होगा, ज़्यादा भारी लगेगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 115 देखते हैं। 115 बोलता है गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन का विवरण क्या होगा। तो ये पहला वाला जो होगा वो होगा समय और आपका डी का विस्थापन। तो यहाँ पे विराम अवस्था से मुक्त रूप से मतलब खुला है, तो आप इतना तो जानोगे ना, टाइम के साथ इसका स्पीड जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ विस्थापन जो है वो या स्पीड जो है वो बढ़ेगा। तो एक टाइम में वो मतलब एक सेकंड में हो सकता है कभी 10 मीटर जाए, और कभी हो सकता है एक ही सेकंड में वो 20 मीटर चला जाए। तो इस तरह से आपका पैराबोलिक टाइप से कुछ आपको क्या होगा, पैराबोलिक तो इसको नहीं कहेंगे, है ना, ये हाँ कह भी सकते हैं पैराबोलिक टाइप से यहाँ पे कह सकते हैं, वो इसका पाथ दिखेगा। एक 116 नंबर क्वेश्चन है। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री होगा, 9 डिग्री नहीं होगा, थीटा डिग्री कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया। यह पिंड विराम अवस्था में से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है। अधः स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, मतलब यहाँ से लगा समय क्या है, यहाँ से कोई वस्तु जो है वो नीचे की ओर क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, और लुढ़कने के बाद यहाँ पे जो आने में जो समय लगेगा वो समय आपको क्या करना है, निकालना है। और इसका जो आंसर दिया गया है वो आपका ये होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/sin θ√2h/g होगा। अब ये कैसे होगा इसका हम सॉल्यूशन पहले यहाँ पे बना लिए हैं ताकि देरी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए कि आंसर कैसे आया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हमको नहीं लगता है जीएसएससी वगैरह या सिंगल डे एग्जाम में आएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यू जो है जब यहाँ पे लुढ़काया जा रहा होगा यहाँ से तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। अब 0 होगा तो यू मान लेते हैं 0, तो पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/a। अब यहाँ पे जब हम लुढ़काते हैं तो ये 2 डायरेक्शन मारा है, एक कॉस थीटा का बल लग रहा है, एक साइन थीटा का। तो जब हम लोग यहाँ पे जी लगा रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण लगा रहे हैं, इस साइड जो नीचे साइड आ रहा है वो जी कैसा लग रहा होगा, साइन थीटा, तो जी साइन थीटा यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो एस इक्वल टू हो गया 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर में यहाँ पे एस के जगह क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, यही ना डिस्टेंस का है, हाइपोटेनियस जो है, तो एल यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद ये इसका 2 जो है इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो जी साइन थीटा है वो नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर है।
अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि आपका ऑप्शन जो है वो एल में ना दे के, ऑप्शन जो है वो आपका एल में भी है लेकिन एल तो आ नहीं रहा है, तो एच में दिया है, तो एच में भी हमको लाके ट्राई करना होगा। तो एच में लाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी हाइपोटेनियस बाई एच। यहाँ पे देखिए दोनों का एच यहाँ पे भी लिख दिया है, और ये तो है ना हाइपोटेनियस लिखे हैं, वो फार्मूला से आपको पता होगा, साइन थीटा कॉस थीटा वाला फार्मूला से। तो परपेंडिकुलर जो सॉरी यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, एच यहाँ पे, और हाइपोटेनियस जो हाइपोटेनियस एच हम जो लिखे हैं वो क्या दिया गया है, एल। तो इस तरह से यहाँ पे एल का वैल्यू निकालते हैं, तो एच बाई साइन थीटा हो गया, एल का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं एच बाई साइन थीटा, 2 ऑलरेडी था तो 2 लिख दिए, और पहले से जी साइन थीटा था, जी साइन थीटा लिख दिए, टी का स्क्वायर था, टी यहाँ लिख देते हैं, रूट अंडर डाल देते हैं, यहाँ पे 2 साइन थीटा था तो 1 साइन थीटा यहाँ निकल गया, और 2h बाई जी जो है रूट अंडर में यहाँ पे बच गया। तो इस तरह से था, समझ में आया तो ठीक, और नहीं तो है ना आप इसको बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, और नहीं एकदम मन कर रहा है तो इसको नहीं भी देख सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पूछता है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो इस तरह से कोई चीज़ को ऊपर से गिराया जा रहा है, तो वैसे भी एक्सेलरेशन उसका तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, फिर भी बनाते हैं। v इक्वल टू आपका अगर फार्मूला पढ़े होंगे तो u प्लस AT होता है। तो ये चीज़ आप एक्सेलरेशन वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप याद कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा बताया क्या गया है उसको देख लीजिए, कि सबसे पहले तो एक्सेलरेशन आपको पता है। दूसरा चीज़, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो u हम 0 मान के चल सकते हैं, 0 इसको मान लेते हैं। त्वरण जो दिया गया है 9.8 दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो 3 सेकंड दिया गया है, सीधे सीधे गुना कर देना। v इक्वल टू 8 3 के 24, 9 तिया 27, 27 और 2 29, तो 29.4 यहाँ पे है, 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर यह हो गया। तो इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका नहीं पूछा जाएगा। 118 बोलता है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पृथ्वी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 2% यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन है, आप चाहे तो इसको जान सकते हैं। करना क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि बल का फार्मूला होता है Gm/r² होता है, छोटा m यहाँ पे हो जाएगा, ये r² होता है। एक बार r को आप 100 मान लीजिएगा और एक बार आप 99 मान लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा ना, तो लगभग यहाँ पे 10,000 में यहाँ पे आपका 200 का डिफरेंस आपको मिलेगा, 2% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 10,000 में 200 का डिफरेंस, मतलब 10,000 मेन था और 200 का डिफरेंस आ रहा था, तो 10,000 का 200 199 आएगा, तो 200 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना परसेंट, 10%। 10,000 का 200 कितना होगा, 2% यहाँ पे बढ़ जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन अगर चाहे तो खुद से आप कर सकते हैं। विनाशकारी भूकंप जो है गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो ये फैक्चुअल अगर नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है नहीं जानिएगा। 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g अगर हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माने तब, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो किलोग्राम में दिया गया यानी मास में दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको न्यूटन निकल जाएगा, यानी वेट निकल जाएगा। वैसे भी द्रव्यमान लिखा है, मास लिखा है ना, वेट नहीं लिखा है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व के जनित त्वरण g/, है ना, 6 है, तो चंद्रमा के वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान यहाँ पे देखिए पूछा गया है, भार नहीं पूछा गया है। मतलब आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन घुमाया और लास्टली जो है यहाँ पे द्रव्यमान ही पूछा गया, ताकि आप गलती कर दे वही जो कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं। भार सोच के इसको बना देंगे, 1/6 कर देंगे और आंसर बता देंगे। यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 किलोग्राम वहाँ पे भी था और चांद में भी जाइएगा तो 100 किलोग्राम ही होगा। अगला है 121, भारहीनता होती है। भारहीनता आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता का स्थिति देखने को मिलता है। कौन सुमेलित है। अब यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, अगर आप चाहे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी रेडियम जो है मैडियम क्यूरी हो जाएगा, पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, एक्सरे जो है ये रोएंटजन, चेचक जो है एडवर्ड जेनर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4400 प्रति घंटा की गति से घूमती है। कहीं पे ये ज़्यादा भी देता है, हम कहीं पे यहाँ पे लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हम पढ़े हुए थे, वो याद हो रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, मान के चलते हैं, हो सकता है इस तरह से। तो पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की कक्ष से गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते। मतलब पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर भी हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, वो है।
तो पृथ्वी का आकार है ना, आकार की अपेक्षा हम बहुत क्या है, छोटे हैं। अब माने चलिए आप सिंपल सा अथी कीजिए कि कभी हम लोग क्या होते हैं ना, बस में या ट्रेन में होते हैं, अचानक भूल जाते हैं कि हम लोग गति में, अगर बाहर नहीं दिखेगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो ट्रेन की अपेक्षा जैसे हम छोटे हैं वहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो पृथ्वी तो इतना बड़ा है तो और क्या पता चलेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि आकार में हम बहुत छोटे हैं और इसके कारण हमको पता नहीं चलता है कि हम जो है वो गति में हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा। मतलब समझ लीजिए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल शून्य हो जाएगा क्योंकि W = mg होता है, और गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो त्वरण खत्म हो जाएगा, त्वरण खत्म तो ये जीरो हो गया तो वेट जीरो हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया, बाकी पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरती क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण यहाँ पे क्या है वो पूछा गया है, उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन हो जाती है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाती है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ये होगा उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये होगा, ये नहीं होगा, त्वरण होगा। हमको जहाँ तक लगता है ये त्वरण होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पे v0 = एक ऑर्बिटल वाला r/g होता है, ये वाला फार्मूला से ये निकलता है शायद। 126 देखते हैं। भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से वो आपका अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो है ना प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, मतलब गुरुत्वाकर्षण ही सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज होता है। वैसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एग्जैक्ट फोर्स नहीं, वो दूसरे बल का बदला हुआ रूप है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अगर हमको कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक करना है तो उसके लिए हमको कौन सा ना प्रभाव का सहायता लेना होगा, तो डॉपलर इफेक्ट साउंड चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए होंगे। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, मतलब कक्ष में पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कोई उपग्रह है वो कृत्रिम उपग्रह ही मान के चलिए, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। आखिर ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, तो ये जो है किस कारण से कर रहा है वो आपको यहाँ पे क्या किया गया, पूछा गया है। तो यहाँ पे वही होगा, अपकेंद्रीय नहीं होगा, अभिकेंद्रीय होगा। तो अभिकेंद्रीय हो जाएगा, जिसको यहाँ पे केंद्राभिमुख कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यानी कि केंद्र की ओर यहाँ पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 है। प्रकृति के ज्ञात बलों में 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व हो गया, विद्युत चुंबकीय हो गया, दुर्बल नाभिक के बल हो गया, प्रबल नाभिक के बल हो गया। उसके निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही? ये तो अभी सही नहीं है, ये तो अभी बताया था ना, सबसे कम जो गुरुत्व बल लगता है वो कौन सा होता है, गुरुत्व बल। उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न जो है यहाँ पे आपको दिया है स्टेटमेंट से। तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला ही सबसे कम है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो बाकी तीनों सही है। चलिए पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर निर्भर करता है, पर क्रिया करता है, ये सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण होता है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की धारित किए रहता है, तो ये बाकी 3 सही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आंसर गलत को ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण जब चैप्टर पढ़ते हैं तो लिफ्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जब त्वरित रूप से अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब लगातार स्पीड क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। अगर एक समान स्पीड हो जाएगा तो फिर आपको अनुभव नहीं होता। वैसे भी आप देखे होंगे लिफ्ट में जब लिफ्ट चलना प्रारंभ होता है तो उस समय अचानक आपका शरीर को भारीपन महसूस होता है, लेकिन जब वो चलना शुरू कर देगा कुछ समय के बाद आपको नहीं एहसास होता। क्यों? क्योंकि वो इक्वल वेलोसिटी में आ जाता है, और जब वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तब आपको कुछ एहसास नहीं होगा, और इसीलिए आपका भार बढ़ा हुआ या घटा हुआ महसूस नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आप अचानक चले या अचानक रुके, उस समय आपका भार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको एहसास होता होगा। लोलक की कालावधि क्या होती है? यानी कि ये जो है आपका टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है। 2π/√, ये पिछले वीडियो में ही हम लोग चर्चा किए थे, L पे G पे, है ना। ये डिपेंड करता है, इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, और वही चीज़ पूछा है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, जो कि गलत है। लोलक की घड़ियां गर्म में सुस्त हो जाती है। देखिए यहाँ पे सुस्त, और ये जो है ना टाइम पीरियड, यहाँ पे अगर ज़्यादा लगेगा तो वो सुस्त हो जाएगा। टाइम पीरियड कहते हैं ना कि एक दोलन करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है या कितना आना अथी हो रहा है। तो मान चलिए A से B जाने में अगर 2 सेकंड लग रहा है और किसी को 3 सेकंड लग रहा है, तो 3 सेकंड वाला सुस्त होगा ना, ज़्यादा समय ले रहा है। तो इसीलिए है ना, जब भी आप ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो वो सुस्त हो जाता है।
तो यहाँ पे बोलता है 132 लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? लोलक की लंबाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एल बढ़ जाएगा तो टी बढ़ जाएगा। टी बढ़ जाएगा तो बोले ना 2 सेकंड से कितना हो जाएगा? 3 सेकंड, और 3 सेकंड हो गया मतलब वो देरी लग रहा है। तो देरी काम कीजिएगा तो आपको तो बोलता है ना कि सुस्त हो गया है, काम उम हो नहीं रहा है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने से प्रदोलन क्या होगा? मतलब इस तरह से यहाँ पे झूला में कोई लड़की झूल रही है, अचानक वो क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया है प्रदोलन का आवर्तकाल में यानी टी में। तो टी यहाँ पे क्या बोलता है? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे खड़ा होगी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर चला जाएगा और इसका जो हाइट था वो कम हो जाएगा, और हाइट जब कम हो जाएगा यानी एल जब यहाँ पे कम हो जाएगा तो फिर यही चीज़ है, एल कम हो जाएगा तो टी भी क्या हो जाएगा? कम। और टी अगर कम हो गया तो वो जो हो गया, सॉरी आवर्तकाल ही पूछा गया है, तो टी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सुस्त के जगह रहता तो सुस्त नहीं होता, बल्कि यहाँ तेजी से, है ना, तेजी से गति करेगी। पहले 3 सेकंड में अगर हो रहा होगा तो अब 2 ही सेकंड में वो दोलन करेगी। 134 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, और इस तरह से यहाँ पे एक ऑप्शन जो देता है, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो पूछा गया। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोले 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की वो हम लोग देखते हैं, तीसरा ना, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसमें गति और त्वरण दोनों शून्य होता है, ये गलत होगा। क्या सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो इस तरह से अगर ये ढूंढिएगा तो 1, 2 और 4 होगा। ये सब आपका दोलन वगैरह पढ़े होंगे, पेंडुलम वगैरह, है ना, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे। सरल आवर्त गति में जो पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि, है ना, मध्य स्थान में क्या होता है, दोनों चरम स्थिति में क्या होती है, त्वरण कहाँ ज़्यादा होता है, आपका गतिज ऊर्जा कहाँ होता है, स्थितिज ऊर्जा कहाँ ज़्यादा होता है, ये सब आपको बताया जाता होगा, ये आप पढ़ते होंगे। 135 बोलता है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कहाँ चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में। तीव्र गति कब होगा? टाइम पीरियड इसका जब कम होगा। टाइम पीरियड कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 पाई तो कांस्टेंट है एल, और जी में कोई छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते, तो एल को कम करना होगा। एल का कम कब होगा? शीतकाल में। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? शीतकाल हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर आप स्पीड से जाइएगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाइएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकना होगा, वह वापस पृथ्वी पर आएगी। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि एक लिमिट तक जाएगा, जाने के बाद वापस गुरुत्वाकर्षण के अधीन में आके वो नीचे की ओर गिर जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण होता है? तो यहाँ पे यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग के मूल वेग से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसा यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यही है, गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, है ना, वायुमंडल को अटका के नहीं रखने सकता होगा और इसके कारण वायुमंडल नहीं बनता होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी जो है उसका स्थिरांक आप अगर चाहें तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। आंसर हम बता देते हैं, m-1 l का पावर 3 है, t-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। मतलब पहाड़ी पे भी खड़ा है और ऊपर की ओर उछालता है। इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर क्या करता है? गिराता है। जब वह भू सतह की ओर पहुँचेगा दोनों का पत्थरों का अनुपात क्या होगा? 1:1, क्योंकि जब ये ऊंचाई में जाएगा तो इसका स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा और एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। इसको 1.1 आंसर दिया है, ये मान के चलिए। एक वस्तु का भार खाली स्थान के सापेक्ष कार्य करता है। उसका भार जो है वो किसके सापेक्ष काम करेगा? तो द्रव्यमान के सापेक्ष ये काम करता है। सिंपल सा मतलब है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 142 1 मिनट गुरुत्व भी दिया गया है ना, द्रव्यमान भी दिया है, दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों है ना, यहाँ पे दोनों है, सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे m भी है और g भी है, तो m और g है, और ऑप्शन में भी a और b दोनों दिया है, तो आंसर आपका c हो जाएगा, a और b c दोनों। निर्धारित दूरी पर रखी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है यदि उनके बीच की दूरी की दो गुना कर दिया जाएगा तो 1/4 लगेगा। अभी इसको तुरंत हम लोग सॉल्व किए थे कुछ देर पहले।
143 बोलता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होगा। तो केंद्र में यहाँ पे तो 0 लग जाता है, तो 0 लग जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए, मतलब वायु का प्रतिरोध हम ना मानिए, तब क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। यह नियत गति और त्वरण के साथ गिरेगी, वो आपको पूछा गया है। इसका त्वरण बढ़ेगा, इसकी गति और त्वरण बढ़ेगा, इसकी गति बढ़ेगी, ऐसा करके यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका बढ़ेगा, रीज़न क्या है, सॉरी यहाँ पे इसकी गति जो है वो बढ़ेगी, ऐसा। ये कैसे हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो हम जो समझ पाए हैं उसको आपको बता रहे हैं। mgh जो है वो लगातार स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपका कम होते जाएगा, और ये जो है वो बढ़ता जाएगा mv² यानी कि गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे स्पीड जो है वो लगातार आपका बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी गति बढ़ेगी, ऐसा हम ये सोच के आपको बता रहे हैं। पृथ्वी की सतह से 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या r है। फिर से वही चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है, g का वैल्यू यहाँ पे gm/r² से आप निकाल लीजिएगा, 2r कर दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। बस वही चीज़ को घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फोर्स वाला में था ना गुरुत्वाकर्षण, सेम टू सेम वही आ जाएगा, है ना, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ डिफरेंस नहीं है। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण खाली स्थान के साथ घटता है। ग्रह की त्रिज्या की कमी के कारण, ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि के कारण, वस्तु के द्रव्यमान में कमी के कारण, ग्रह की सतह की ऊंचाई के कारण यहाँ पे जी का मान घटेगा, वो आपको पूछा जा रहा है। तो ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण जी का वैल्यू, आप लोग पृथ्वी के तल से ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपका क्या होता है, घटते जाता है। ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान यहाँ पे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ध्रुव में सबसे ज़्यादा होगा। ये सब सारा चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, उसका द्रव्यमान समान रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या डिफरेंस होगा। तो फिर यहाँ पे वही है, g फार्मूला से अगर कोई भी चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत आसानी हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ बोलता है कि उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, द्रव्यमान में कोई डिफरेंस नहीं है। त्रिज्या में अगर क्या हो जाता है, यहाँ पे त्रिज्या घटती है तो त्रिज्या घटेगा तो ये है ना क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो इसके सापेक्ष क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ त्वरण छूट गया, न छूट गया, के सापेक्ष जी क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं हम लोग। जी का वैल्यू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, जिसका अगर वैल्यू देखिएगा 6.673 × 10⁻11 होता है। अब यहाँ पे सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान जो है वो निकाला था, वो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है, तो लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा। पृथ्वी की सतह से किसी भी भू स्थिर उपग्रह का लगभग कितनी ऊंचाई होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर होता है। तो चलिए टेस्ट 2 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, चाहे पॉज करके 2 बार या 3 बार करके देखें, तो हम ये समझ रहे हैं कि आप जो है वो टेस्ट को भी बनाए होंगे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ। अगर नहीं बनाए हैं और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आप जब बनाइएगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी अगर देख ही लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद फिर से बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि कितना आपको याद होता है, नहीं होता है।